जब भाई लोगों को समझ आने लग गया ना कि भाई शिकार करके और गैदरिंग करके जीवन नहीं चलने वाला, भाई कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है, इरिलेवेंस नहीं रहेगा, तो लोगों ने भाई क्या करा, भाई जानवरों को पालना चालू कर दिया। प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसने स्टार्ट करा? अंग्रेजों ने स्टार्ट करा है, ठीक है ना भाई, पैसा कमाने के लिए। अंग्रेज भाई थे ही भूखे, तुम्हें पता ही है। इसलिए भाई वो लोगों को एक कॉलोनी भी इसलिए बनाते थे ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। इंडिया के साथ भी उन्होंने ऐसे ही करा, और बहुत दूसरी कंट्री में जहाँ पर उन्होंने कॉलोनी बनाया, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट करा और जहाँ से उनको प्रॉफिट बनता था। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटी। इससे पहले 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं डिटेल में, तो आपको वो वीडियो भी देख लेना है। ये जो वीडियो है आपकी न्यू सेशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है 2025 एंड 26। अगर आपको उसके फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो कहाँ मिल जाएंगे? आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है आपके, ठीक है। देखिए, तो ये आपके टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। कौन कौन से? जैसे कि पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस चैप्टर की, देन हम बात करेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग, देन हम बात करेंगे पेस्टलिज्म, देन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। तो ये 5 टॉपिक आपके सामने रहने वाले हैं इस बुक में, जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा भाई ये 5 चैप्टर, लेकिन इसके आगे भाई हम इसके सब पार्ट्स भी हमें से पढ़ने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि इसके टाइप्स वगैरह ही पढ़ने हैं। तो कहने का मतलब है चैप्टर जो है भाई बाकी कंपैरिजन में करता हूँ तो उससे बड़ा चैप्टर है, तो आपको शांति से भाई ध्यान से देखना है, ठीक है, अपना कंसंट्रेशन पूरा आपको बनाए रखना है, ठीक है भाई। तो टॉपिक आपके रहने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है भाई। तो इंट्रोडक्शन मतलब कि चैप्टर है क्या, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है भाई प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। आपके मन में पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए, भाई प्राइमरी एक्टिविटीज है क्या। तो इसको जानने के लिए भाई आप देखिए इमेज को, ठीक है, जो आपको मैंने लगा रखी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है, ये खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर जमीन को ये खोद रहा है इस बैल की मदद से, ठीक है। और यहाँ पर जो व्यक्ति ये है भाई क्या कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा भाई कि प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। तो भाई प्राइमरी एक्टिविटीज आप कह सकते हो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि अर्निंग के लिए करी जाती है और एनवायरनमेंट पर डिपेंड होके, ठीक है भाई। जो आपको एनवायरनमेंट ने रिसोर्स दिए हैं उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज कह देते हैं, ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। देखिए, तो प्राइमरी एक्टिविटीज एक तरीके इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, नाम से पता चल रहा है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो कि अर्निंग के लिए करी जाती है, ठीक है, किसके लिए करी जाती है, जो कि अर्निंग के लिए करी जाती है, जो आपको इनकम जनरेट करके देती है, ठीक है भाई। तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना भाई, इसको हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट, मैं बात करूँ तो डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, जो कि आपको सेपरेट चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे कि पहला आपका प्राइमरी एक्टिविटी जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। देन आपका है भाई आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज, जो आपका अगला चैप्टर है। उसके बाद आपका टर्शरी और एंड क्वार्टनरी, ठीक है भाई। ये आपका एक सेपरेट चैप्टर, दोनों को आपको पढ़ना है सेकेंडरी एक्टिविटीज के बाद वाला जो चैप्टर है, समझ रहे हो। तो आपको जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में अच्छे से समझ आपको आ रहा होगा जैसे चैप्टर खत्म हो रहे होंगे, ठीक है भाई। तो आज हम प्राइमरी एक्टिविटीज को एकदम खल्लास कर देंगे, ध्यान रखना है। देखिए, तो प्राइमरी एक्टिविटीज बता चुका हूं वैसे, तो देख लेते हैं वैसे प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। देखिए, तो प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट एज दिस रिफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है या कि यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्स, जो अर्थ के रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करा जाता है, ठीक है ना, इन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग्स, मटेरियल्स एंड मिनरल्स। तो ये सब हमको भी अर्थ ने दे रखे, नेचुरली हमारे पास हैं। तो इनको यूज करके जो भाई परफॉर्म करी जाती है एक्टिविटीज, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। मैं कहूँ तो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट फॉर दिस सच एक्टिविटीज वी कॉल्ड इट प्राइमरी एक्टिविटीज। समझ आ गया भाई, ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज आपकी हो जाएंगी। आप कुछ एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखे प्राइमरी एक्टिविटीज के आप देख सकते हैं, जैसे कि भाई हंटिंग, गैदरिंग, आपका पेस्टल एक्टिविटीज यानी कि भाई आपको पशु वगैरह चरा रहे हो, ठीक है। फिशिंग आपका हो जाएगा, फॉरेस्ट्री हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, ठीक है भाई। तो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है जो कि हमें पेस्टल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, माइनिंग के बारे में ही पढ़ना है और एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। तो पहला टॉपिक जो आपकी बुक का है वो है हंटिंग एंड गैदरिंग। क्या हंटिंग एंड गैदरिंग? नए वर्ड तो नहीं है आपके लिए, पहले से आप जानते आ रहे हो उनके बारे में, ठीक है। हंटिंग मतलब शिकार करना होता है, गैदरिंग मतलब होता है कुछ इकट्ठा करना। अब ये क्या इकट्ठा कर रहे थे उसको हम चैप्टर में जानेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में जानेंगे। देखिए भाई, अगर बात करता हूँ भाई अर्लीस्ट ह्यूमन की, अर्लीस्ट ह्यूमन यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटीज, आदि मानव, ठीक है, जो पुराने जमाने के लोग हैं अगर मैं कहूँ तो,
द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस। ठीक है भाई, यानी कि जीने के लिए भाई वो किस पर डिपेंडेंट थे, अपने एनवायरनमेंट पर, जहाँ वो रह रहे हैं तो उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस पर क्या है, वो अपने जीने के लिए, सस्टेनेंस के लिए क्या है भाई, डिपेंड थे। ध्यान रखना, अर्लीस्ट ह्यूमन। ठीक है भाई, आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो पहले चैप्टर मैंने आपको इस बुक का बताया है ना, उसमें आपको पता है कि जो भाई पुराना इंसान था, जो आदि मानव टाइप का इंसान था, ठीक है, अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स थे, वो प्रकृति की पूजा करा करते थे, ठीक है, वर्शिप करा करते थे। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, तो भाई प्रकृति उनको जो दे दी है ना, जो नेचर उनको दे रहा है, तो उसका यूज कर रहे हैं वो, ठीक है, वही उनके लिए एक सहारा थी। तो वही ध्यान रखना है। तो अपने सस्टेनेंस के लिए वो क्या कर रहे हैं भाई, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पर क्या थे भाई, सस्टेन करते थे, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और दे सब्सिड ऑन, कहने का मतलब है भाई कि भाई उन्होंने सस्टेनेंस के लिए वो क्या करते थे, दो तरह की जो है मैं कहूँ तो एक्टिविटी परफॉर्म किया करते थे। पहला, एनिमल्स विच दे हंटेड, ठीक है भाई, तो वो हंट करा करते थे एनिमल का, ध्यान रखना है, इससे क्या वो अपना सस्टेनेंस बनाए रखते थे। उसके बाद द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी, ठीक है, विसिनिटी मतलब होता है आसपास का एरिया। तो भाई पहला तो हंट कर लिया उन्होंने, ठीक है भाई, और उसके बाद क्या भाई, एडिबल प्लांट्स को, जो खाने योग्य प्लांट्स है, ठीक है, एडिबल प्लांट्स मतलब जिसको आप खा सकते हो, तो ऐसे क्या भाई फॉरेस्ट से क्या भाई गैदर कर लेते थे, ठीक है, अपने आसपास का जो फॉरेस्ट है वहां से क्या कर लिया भाई इन्होंने, एडिबल प्लांट्स को गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है भाई, अपने जीने के लिए, समझ रहे हो ना। तो इससे क्या भाई अपना ये सब्सिस्टेड कर पाते थे, यानी कि जी पाते थे अपना, ठीक है भाई, ध्यान रखना है, ये तो आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है भाई। बातें आगे देखिए, अगर मैं बात करूं आगे, तो प्रिमिटिव सोसाइटीज जो है डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है भाई, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है भाई, जो पुरानी सोसाइटीज आप कह सकते हो, ठीक है, एंशियंट टाइम की, तो वाइल्ड एनिमल्स पर डिपेंडेंट थी। मैंने बता दिया किस लिए भाई, हंट करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, हंट करके खाते थे ये, तो इस पर डिपेंडेंट थे ये। और पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। तो कहने का मतलब ये जो भाई ऐसे लोग थे ना, कि बहुत कोल्ड और एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट्स, मतलब कि जो बहुत ठंडा इलाका है, ठीक है, और जो बहुत गर्म इलाका है, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में रहा करते थे, जहाँ पर भाई एग्रीकल्चर करना तो बहुत मुश्किल है, खेती करना तो बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाते थे, हंटिंग से, ठीक है भाई। क्या करा भाई इन्होंने, किसी का शिकार कर लिया, किसी जानवर का, उसको बस रख लिया, और वो कुछ दिनों तक उसको खाते रहेंगे, तो ऐसे अपना सर्वाइव ये कर पाते थे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। तो हंटिंग कर लेते थे, क्योंकि भाई ऐसे हार्श क्लाइमेट में भाई खेती करना बहुत इम्पॉसिबल था, ध्यान रखना है, समझ आ रहा है। तो इसलिए बेसिकली हंटिंग वगैरह करा करते थे और गैदरिंग करा करते थे, ध्यान रखना है। इन कोस्टल एरियाज पीपल स्टिल डू फिशिंग, ठीक है, मतलब आज के टाइम पे भी भाई जो आपका कोस्टल एरिया है वहाँ पर फिशिंग की जाती है, लेकिन आज जो करी जाती है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो करी जाती है, ध्यान रखना है, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। और मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर ड्यू टू इलीगल हंटिंग, जिसको हम पोचिंग भी कहते हैं, ध्यान रखना। देखिए बहुत सारी जो स्पीसीज है ना वो भाई कहूँ तो एक्सटेंट हो चुकी है, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब कि भाई विलुप्त हो चुकी है, अब वो आपको दिखेगी नहीं, या तो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, जो कि भाई खतरे में है। एंडेंजर्ड को भाई रेड लिस्ट में जारी करा जाता है, किसमें, रेड लिस्ट में। किसके द्वारा करा जाता है भाई, IUCN, ठीक है ना भाई। IUCN बेसिकली क्या करता है, ये जो स्पीसीज है इनको भाई अलग अलग कैटेगरीज में मैं कहूँ तो रखता है भाई, रेड लिस्ट में, बाकी अदर रेड लिस्ट में, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब एंडेंजर्ड की बात आती है तो उनको भाई रेड लिस्ट में रखा जाता है। कहने का मतलब है रेड लिस्ट में वो सारी स्पीसीज होती हैं जो कि भाई खतरे में है, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर वो फैक्टर रहे, जो उनको एक्सटिंक्ट करने में मदद कर रहे हैं ना, अगर वो फैक्टर रहे तो भाई ये एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट में चले जाएंगे, ध्यान रखना है। तो हमें उन फैक्टर्स को खत्म करना पड़ेगा जो कि भाई इन बेसिकली जो ये स्पीसीज है उनको भाई कहूँ तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, समझ आ गया। अब कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है क्या, कि आपको जो IUCN है ना इसकी फुल फॉर्म कमेंट में बतानी है, ध्यान रखना है, समझ आ रहा है। तो बाकी ध्यान रखना है भाई, इलीगल हंटिंग की वजह से क्या हो गया भाई, हमें बहुत सारी जो स्पीसीज है वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और इलीगल हंटिंग जो आपको पता भी होगा भाई, जो हंटिंग है वो बैन भी है इंडिया के अंदर, ठीक है, क्या ध्यान रखना, क्यों है, आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये ध्यान रखना। तो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है, बहुत आसान आंसर होगा इसका, इलीगल हंटिंग, जिसे हम कहते हैं हंटिंग बैन है इंडिया के अंदर, तो इसको हम पोचिंग भी कहते हैं, तो बताना भाई, ठीक है। आगे चलें, देखिए द अर्ली हंटर्स यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स,
कहने का मतलब है भाई, जो भाई अर्ली हंटर्स होते थे ना, आज के हंटर्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो पुराने हंटर्स, जो अर्ली हंटर्स हुआ करते थे ना, वो बहुत लिमिटेड भाई नुकसान पहुंचाते थे जानवरों को, ठीक है, क्योंकि उनके पास टूल्स ही आज के मतलब मॉडर्न टाइप्स के टूल्स होया नहीं करते थे, क्योंकि उनके जो पुराने जो हंटर्स थे उनके पास प्रिमिटिव टूल्स ही होते थे, पुराने औजार वगैरह ही होते थे, जैसे कि भाई जो कि स्टोन से बने होते थे, ट्विग्स और एरोस से बने होते थे। तो द नंबर ऑफ एनिमल किल्ड वाज लिमिटेड, ठीक है, जो नंबर ऑफ एनिमल मर रहे हैं ना वो ये बहुत लिमिटेड होते थे, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन भाई आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, जो ऐसे टूल्स आ रखे हैं, अगर वो हंटिंग करते हैं तो उससे बहुत नंबर ऑफ एनिमल्स जो है किल हो जाते हैं। तो भाई ध्यान रखना, अर्ली हंटर से भाई एनिमल्स की जो मरने की संख्या थी वो बहुत कम थी, इतनी लिमिटेड होती थी, इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे ज़्यादा है, इसलिए बैन कर रखे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर क्या है, बैंड है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखिए आगे मैं बात करूं, गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज नोन, ठीक है ना भाई। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाना भाई ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है गैदरिंग और आपकी हंटिंग, ठीक है भाई। तो मैंने बता दिया भाई, पहले जहाँ पर आपकी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, तो वहाँ पर भाई एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर गैदरिंग और हंटिंग करी जाती थी। और गैदरिंग और हंटिंग बेसिकली क्या ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, और दीज आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। कहने का मतलब है अब इसको क्या है अलग अलग तरीके से करा जाता था, ठीक है, आपको जो गैदरिंग और हंटिंग है इसको अलग अलग तरीके से करा जाता था और अलग अलग लेवल पर करा जाता था, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना है। तो ये आपके गैदरिंग और हंटिंग आपको ध्यान रखनी है। देखिए आगे मैं बात करूं, गैदरिंग इज कॉमन इन हार्श क्लाइमेटिक रीजन, मैं बता चुका हूं क्यों, तो गैदरिंग है वो हार्श क्लाइमेटिक रीजन में ही कॉमन है, ठीक है ना, और यूजुअली डन बाय ट्राइबल और प्रिमिटिव सोसाइटीज, ठीक है भाई। तो ट्राइबल और जो प्रिमिटिव सोसाइटीज है बेसिकली उनके द्वारा ये काम करा जाता था, ठीक है, गैदरिंग का, क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श होती थी उस टाइम, मतलब जिस एरिया में होती थी वहाँ पर ये सब करा जाता था। अभी मैप में बताऊंगा ऐसे कौन कौन से जगह है जहाँ पर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है और वजह से वहाँ पर गैदरिंग और हंटिंग करी जाती थी, ठीक है, बुक में मैप दे रखा है आपकी, देखिए। और दे कलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो भाई ये जो है भाई वाइल्ड एनिमल का उन्होंने हंट कर दिया, ठीक है, और प्लांट्स वगैरह को गैदर करा करते थे, किसके लिए, अपनी बेसिक नीड्स की फुलफिल के लिए, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया। आज की बात करो, बेसिक नीड्स हमारी क्या होती है भाई, खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, है ना। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, तो बेसिक नीड्स, तो उस टाइम पे भी जो इनकी बेसिक नीड्स थी तो उसके लिए बेसिकली गैदरिंग और हंटिंग ये करा करते थे, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, और जो एक्टिविटी है ना भाई आपकी गैदरिंग और हंटिंग, ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता, नीड्स वेरी लिटिल मनी एंड यूज सिंपल टूल्स एंड डज नॉट लीव एनी एक्स्ट्रा फॉर सेलिंग। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, सरप्लस, ठीक है। देखिए तो ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें भाई बहुत कम पैसा चाहिए होता, चाहिए ही नहीं होता लगा मैं कहूँ तो, क्योंकि हंट कर लिया, ठीक है, और बेसिकली मैं कहूँ तो या तो जाके गैदर कर लिया तो पैसे की जरूरत तो पड़ती नहीं है। उसके बाद यूज सिंपल टूल्स, प्रिमिटिव सोसाइटीज थी वो सिंपल टूल्स जो कि स्टोन वगैरह से बने होते थे उसका यूज करके क्या करते थे भाई, हंटिंग वगैरह कर लेते थे। और डज नॉट लीव एनी एक्स्ट्रा, तो भाई ये उतना ही कलेक्ट कर पाते थे जिससे इनका गुजारा हो जाए, ठीक है ना, जिससे अपने आपको सस्टेन कर पाए, है ना, ध्यान रखना। तो ये कुछ भी एक्स्ट्रा बेचने के लिए इकट्ठा करा ही नहीं करते थे, गैदर करा ही नहीं करते थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई ये ध्यान रखना है, अगर आप पूछ लो भाई जो प्रिमिटिव एक्टिविटीज हैं जो कि गैदरिंग और हंटिंग, उनकी खासियत क्या है, तो आपको ये बता देना है, ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, अब जो गैदरिंग है ना वो कहाँ प्रैक्टिस करी जाती थी, देखिए तो गैदरिंग प्रैक्टिस्ड इन हाई लैटिट्यूड जोन्स, ठीक है। अब ये मत बोलना लैटिट्यूड वगैरह क्या होता है भाई, 11th में पढ़ के आए हो तुम, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाई लैटिट्यूड जोन्स विच इंक्लूड नदर्न कनाडा, नदर्न यूरेशिया एंड आपका सदर्न चिली, ठीक है भाई, या चिली भी कह सकते हो आप। तो हाई लैटिट्यूड जोन्स में भाई आपको जो है गैदरिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका भाई नदर्न कनाडा आ जाएगा, नदर्न यूरेशिया आ जाएगा एंड सदर्न चिली आपका आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अभी आपको मैच को मैप में हम देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका लो लैटिट्यूड जोन्स आ जाएगा, जैसे कि आपका भाई अमेजन बेसिन आ जाएगा, ट्रॉपिकल अफ्रीका आपका आ जाएगा, ठीक है, एंड नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये आपकी कुछ जगह है जहाँ पर गैदरिंग जो है प्रैक्टिस करी जाती थी। अब इनको वन बाय वन हम क्या करते हैं मैप पे देखते हैं, ठीक है भाई। तो पहले हम देखते हैं भाई हाई लैटिट्यूड जोन्स विच इंक्लूड नदर्न कनाडा, नदर्न यूरेशिया एंड सदर्न चिली, ठीक है। देखिए
तो भाई पहले हमको क्या बोला है, नदन कनाडा कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें कनाडा, देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका नदन कनाडा है, ठीक है ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कनाडा देखने को मिलेगा। तो जो ये वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, नदन कनाडा है, समझ आ रहा है। उसके बाद आपसे पूछा उसके बाद आपसे पूछा है नदन यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया मतलब क्या होता है, यूरोप और एशिया का पार्ट, ठीक है। तो आपका यूरोप प्लस एशिया जब मिलाकर जो रीजन बनता है उसको हम यूरेशिया बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद नदन यूरेशिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका नदन यूरेशिया हो गया, ठीक है ध्यान रखना है। उसके बाद भाई हम बात करें, ये आपके सारे हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका देख लीजिए भाई आप, ये आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये आपका अमेजन बेसिन हो गया जो कि आपका लो लैटिट्यूड जोन्स है। एंड आपका उसके बाद बात करूं कौन सा रह गया आपका, एंड आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट रह गया, ठीक है, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वाला हिस्सा आपका ये हो गया, ठीक है ध्यान रखना है। ये आपका कौन सा वाला हिस्सा हो गया भाई, आपका नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और आपका रह गया इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सदर्न साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए भाई यहाँ पर आप बता सकते हो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है, ठीक है भाई, ये इंडिया है आपका, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया आपका आ जाएगा यहाँ पर पूरा, ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये क्या है भाई आपका, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये आपके क्या है, गैदरिंग प्रैक्टिस करी जाती थी, कुछ रह तो नहीं गया भाई, ध्यान रखना। कनाडा देख लिया हमने, ठीक है, यूरेशिया देख लिया, अच्छा अपना चिली रह गया, ठीक है ध्यान रखना। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई, हमसे पूछा है सदर्न चिली, है ना, देखिए तो ये तो आपका पूरा चिली ये वाला एरिया है, ये आपका पूरा चिली वाला एरिया है, हमसे सदर्न की बात करी है, तो सदर्न चिली आपका यहाँ पर है, ठीक है, सदर्न चिली आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ध्यान रखना है, ये आपका सदर्न चिली है, समझ आ रहा है भाई। हमने एक एक को भाई मैप में देख लिया, और एग्जाम में भाई मैप आता है, ध्यान रखना, कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो सारे मैप जिस चैप्टर में मैप है वो साथ साथ में कराते चलूंगा भाई, ध्यान रखना है। आगे चलें, देखिए इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड हैज बिकम कमर्शियल, ठीक है भाई। आज के टाइम पे बात करूँ ना तो अपने प्रिमिटिव टाइम की बात तो हमने कर ली, पुराने एंशियंट टाइम की तो हमने बात कर ली, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या होगा, जो गैदरिंग मार्केट है ना वो कैसा हो गया, कमर्शियल हो गया है, ठीक है, मार्केट ओरिएंटेड हो गया है, ठीक है भाई। बाजार में बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए बेसिकली गैदरिंग करी जाती है, ठीक है, यानी पैसा कमाने के लिए मैं कहूँ तो बात बन हो गई है अब। और जो गैदरर्स है ना कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स सच एज लीव्स बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड मेडिसिनल प्लांट्स। तो जो गैदरर्स होते हैं ना वो वैल्यूएबल प्लांट्स को ही क्या करते हैं भाई, कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, जैसे कि भाई लीव्स हो गई जो कि भाई यूज़ हो सकती है, जिससे कुछ बनाया जा सकता है, देन उसको सेल करा जा सकता है, ठीक है। एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज हो गए एंड मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, एंड आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग, सिंपल प्रोसेसिंग का मतलब है कुछ चेंज हमने कर दिया, ठीक है, मैन्युफैक्चर कुछ कर दिया हमने और उससे कुछ नया प्रोडक्ट हमने बना दिया, ठीक है ना, उसको फिर मार्केट में बेच दिया जाता था, एंड सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, समझ आ रहा है, ध्यान रख लेना है। देखिए अब बताऊंगा भाई किससे क्या बनाते थे ये, ठीक है भाई, जो मैंने आपको बताया भाई ये वैल्यूएबल प्लांट को गैदर कर लेते थे, अब इसे कौन कौन सी प्रोडक्ट ये बना ले रहे हैं, ठीक है, जिसको मार्केट में सेल करा जा रहा है। देखिए पहला है बार्क, ठीक है ना, तो बार्क इज यूज टू मेक क्विनिन, ठीक है, जो कि मलेरिया के लिए, ठीक है ना, तो बार्क का यूज करा जाता था भाई क्विनिन को बनाने के लिए, जो कि भाई मलेरिया के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। टैनिन फॉर लेदर, ध्यान रखना, एंड कॉर्क फॉर बोटल्स। तो समझ रहे हो बार्क का यूज किस किस में करा जाता है, तो भाई क्विनिन बनाने के लिए जो कि मलेरिया के लिए यूजफुल है, टैनिन फॉर लेदर एंड कॉर्क फॉर बोटल्स, समझ आ रहा है। 2 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए आपको जो लीव्स जो है ना, जो पत्ते हैं, लीव्स आर यूज टू मेक ड्रिंक्स, ठीक है, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, फाइबर्स, एंड आपका क्या हो गया भाई फॉर रूफ्स, यानी कि थ्रेड्स जिसको हम कहते हैं, एंड फैब्रिक्स। तो ये कुछ चीज़ें जिसका भाई जो पत्तों से बनती है, लीव से बनती है, आपको ध्यान रखने लाए, ठीक है। उसके बाद नट्स आर यूज फॉर फूड एंड ऑयल, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रख लेना ऐसे। और ट्री ट्रंक की बात करूं तो ट्री ट्रंक्स गिव अस रबर एंड बाल्टा गम्स, ठीक है, एंड रेजिन्स। तो ये क्या है आपका भाई ध्यान रखना, ये आपका बलाता हो जाएगा, गम्स हो जाएगा, एंड ये रेजिन्स हो जाएगा, जो कि हमें ट्री ट्रंक से ये बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो आपके बुक में दे रखे हैं, जो आपको पता होने चाहिए, ध्यान रख लेना। आगे चलें, देखिए
एंड द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द च्युइंगम, ये क्वेश्चन आपके बुक के अंदर, ध्यान रखना, आपको इमेज दे रखी होगी, उसके नीचे पूछ रखा है आपसे, इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके बारे में, तो देखना, ठीक है भाई, कुछ नहीं छोड़ेंगे बुक में, लगभग हम सब चीज़ें कर रहे होंगे, ध्यान रखना, जो कि आपको कोई पेड में भी नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक है ना, हर चीज़ जो है आपको यहाँ पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है, और हर चीज़ जो आपको चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वेबसाइट पर प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है भाई, ध्यान करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, किसी के लिए ग्रुपा देने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो वही पूछा है आपसे, द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द च्युइंगम आफ्टर द फ्लेवर इज गॉन, आपने च्युइंगम खा रखी है भाई, पता ना कौन सी च्युइंगम खाते हो आप, तो उसके बाद उसका फ्लेवर चले जाता है कुछ देर खाने के बाद, तो जो हिस्सा बच गया उसको कुछ कहते हैं, ठीक है, उसको कुछ हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चिकल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, चिकल कहते हैं, एमसीक्यू में आ रखा है, ध्यान रखना, प्रीवियस पेपर उठा कर देख लेना, ठीक है भाई, तो चिकल कहते हैं उसको, और ये बनता किससे है, तो इट इज मेड फ्रॉम मिल्की जूस ऑफ जेपोटा ट्री, ठीक है ना, तो जेपोटा ट्री के मिल्की जूस से क्या बनता है, आपका चिकल बनता है, जो कि फ्लेवर जाने के बाद बचता है, उसको चिकल कहते हैं, वो बनता किससे, जेपोटा ट्री से बनता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अगली जो आपकी भाई एक्टिविटी आती है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज में हम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेस्टलिज्म, ठीक है ना, तो पेस्टलिज्म मतलब कि भाई पशु पालना, ठीक है ना, एनिमल को पालना, एनिमल रेयरिंग जिसे हम कहते हैं, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो पेस्टलिज्म क्या है, देखिए, जब भाई लोगों को समझ आने लग गया ना कि भाई शिकार करके और गैदरिंग करके जीवन नहीं चलने वाला भाई, कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है, ये रिलेवेंस नहीं रहेगा, तो लोगों ने भाई क्या करा भाई, जानवरों को पालना चालू कर दिया, ठीक है, एनिमल्स रेयरिंग चालू कर दी, ठीक है, कुछ अपना सस्टेन करने के लिए, और कुछ ने क्या कर दिया भाई, अपना पैसा कमाने के लिए चालू हो गए, ठीक है ना, तो इसको भी आगे हम कैटेगराइज करेंगे, ध्यान रखना है। देखिए, एट सम स्टेज इन हिस्ट्री विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, यानी कि भाई सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो जब लोगों को रियलाइजेशन हुआ तो लोगों ने क्या करा भाई, इसकी तरफ बढ़ गए, तो ह्यूमन बींग्स माइट हैव थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि भाई जानवरों को पाल लेते हैं, ठीक है, उससे अपना गुजारा भी हो जाएगा, ठीक है, जान, थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, समझ आ गया। देखिए, और पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेट, पता है भाई, मैंने बता दिया, पीछे बताया तुम्हें कि जैसी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या भाई, खेती तो हो नहीं सकती है, ठीक है, एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता है, तो वहाँ पर लोग गैदरिंग और वो सब करा करते थे। अब जो लोग भाई अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं ना, तो वहाँ पर उनको जौन सा जानवर दिख रहा है, जौन सा एनिमल दिख रहा है, वो उसी को पाल ले रहे हैं, ठीक है ना, उसी को रेयर कर ले रहे हैं। तो पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सिलेक्टेड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फाउंड इन दोज रीजन्स, ठीक है ना भाई, तो भाई उस क्लाइमेटिक कंडीशन में जो भी जानवर उनको दिखता है उसको सिलेक्ट करते हैं, डोमेस्टिकेटेड करने लग जाते हैं उसी एरिया के, ठीक है, जो कि उनके रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, फाउंड इन दिस रीजन्स, ठीक है भाई। आगे देखिए, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है भाई, क्या कह रहा हूँ मैं, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनिमल रेयरिंग टुडे इज प्रैक्टिस्ड at the subsistence and at the commercial level, ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि भाई डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल फैक्टर, कहने का मतलब है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो आपके एनिमल रेयरिंग है, यानी जो भाई एनिमल को पालना, वो प्रैक्टिस करी जाती है भाई अपने जीने के लिए भी, यानी कि सब्सिस्टेंस के लिए भी, एंड आपका कमर्शियल लेवल पर, जो कि आपको मैं पहले बता भी रहा था, ठीक है ना भाई, कमर्शियल लेवल के लिए भी एंड अपने सस्टेन के लिए भी, ध्यान रखना। तो कमर्शियल लेवल यानी कि पैसा कमाने के लिए, और बस जीने के लिए तो भाई पशुओं को पाल रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ले जा रहे हैं, ठीक है, वो किस ले जा रहे हैं वो आगे हम बताएंगे, समझ आ रहा है तुम्हें। देखिए, तो आपका जो पेस्टलिज्म है ना, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, दो टाइप्स इसके हम पढ़ते हैं, नोमैडिक हर्डिंग एंड आपका है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, समझ आ रहा है भाई, कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। देखिए, तो नोमैडिक हर्डिंग की बात करूँ तो नोमैडिक, आपने 11th की हिस्ट्री में पढ़ा नोमैड्स का मतलब, तो नोमैडिक हर्डिंग, तो नोमैड वो होते हैं भाई जो कि एक जगह पर ना रहकर वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेस्चोर्स, ठीक है, मतलब कि बहुत होते हैं, ठीक है, पानी हो गया, पेस्चोर्स हो गया, तो उसकी वजह से क्या करते हैं वो जगह चेंज करते रहते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग क्या है, ठीक है ना, तो पहला टाइप यही है, तो इसके बारे में बात करनी है हमें। देखिए, तो नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टरल नोमैडिज्म, ठीक है ना, इज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, जो कि भाई अपने आप को सस्टेन रखने के लिए करी जाती थी, ठीक है,
और जो हर्डर्स है ना, हर्डर्स रिले ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है भाई। तो जो हर्डर्स है, नोमैडिक हर्डिंग मतलब कौन, जो कि अपना पेस्टल नोमैडिज्म कर रहे हैं ना, तो जो हर्डर्स हैं वो रिले रहते थे भाई एनिमल पर, किसके लिए, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स के लिए एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई कि भाई एनिमल से सब कहाँ से मिल जाएगा, आपको पता है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और दे मूव फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस विद देयर लाइव स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पेस्चोर्स एंड वाटर। ठीक है भाई। तो वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी वन प्लेस टू दूसरे प्लेस पे, ठीक है ना, वो वही मूव करते रहते थे जस्ट बिकॉज ऑफ अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पेस्चोर्स एंड वाटर। ठीक है भाई, कि पेस्च्योर एंड वाटर की क्वालिटी एंड कितने अमाउंट में मिल रहा है, तो उसके हिसाब से वो मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। पेस्च्योर मतलब क्या हो गया भाई, चारा हो गया, ठीक है ना, या चरागाह जिसे हम कहते हैं। ध्यान रखना, जहाँ पर जो उनके पशु हैं, जो उनके एनिमल्स हैं, जिनको उन्होंने भाई डोमेस्टिकेट कर रखा है, उनको वहाँ पर वो खिलाने के लिए, समझ रहे हो। आगे बात करें, अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन। ठीक है ना, मतलब कि अलग अलग वैरायटी के एनिमल जो हैं डिफरेंट रीजन में पाले जाते थे, रेयर करे जाते थे, डोमेस्टिकेट करा जाता था उनको। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। अगर मैं ट्रॉपिकल अफ्रीका की बात करूं, अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल अफ्रीका की, तो यहाँ पर भाई कैटल, कैटल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक, मतलब कि पाला जाता था भाई इसको, ठीक है, अपने सस्टेनेंस के लिए, ध्यान रखना है आपको। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका में आपको कैटल देखने को मिल जाएगा। कैटल कौन से होते हैं भाई, कैटल के अंदर आपका भाई गाय भी आ जाता है, यानी काऊ भी आ जाता है आपका, ठीक है, आपका बुल भी आ जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मतलब काऊ बुल जो ये हो गए, जो कि कहीं ना कहीं भाई मिल्क देने के लिए, ठीक है, खेती में मदद करने के लिए, ट्रांसपोर्ट में मदद कर देते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कैटल्स। ठीक है, तो ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाते थे। ठीक है भाई, ध्यान रखना है फॉर लाइफ स्टॉक। ठीक है, ध्यान रखना है, समझ आ रहा है। आगे चले, इन इन सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट, सहारा और एशियाटिक डेजर्ट में भाई शीप हो गए, आपका गोड्स हो गए एंड आपके कैमल्स हो गए, आर रेड। ठीक है भाई, तो इनको पाला, रेड मतलब पालना, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सहारा और एशियाटिक डेजर्ट में भाई शीप हो गए, गोट्स हो गए, कैमल्स को भाई पाला जाता था, ध्यान रख लें। तो मैंने यही बताया, अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन। ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के जानवर भाई यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड उनको करा जाता था, यानी रेयर करा जाता था। इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ तिब्बत एंड एंडीज। ठीक है भाई, जो माउंटेनियस एरिया है तिब्बत और एंडीज का, वहाँ पर याक एंड लामास पाले जाते थे, ध्यान रखना है आपको। एंड आगे मैं बात करूँ, देखिए, इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज, रेंडियर जो है भाई बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल हुआ करता था या होता है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये आपको अलग अलग रीजन ध्यान रख लेने हैं, ठीक है, रेयरली क्वेश्चन बनता है बट बन जाता है, ठीक है ना। अब जो पेस्टल नोमैडिज्म है ना, इज एसोसिएट विथ थ्री इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है भाई, मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है, स्किप नहीं करना है मैप को। तो जो पेस्टल नोमैडिज्म है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो तीन रीजन से जुड़ा हुआ है, तीन कोर रीजन है जहां पर ये करा जाता है, तो उसी के बारे में हमें बात करनी है। देखिए, पहला है फर्स्ट रीजन, जो कि है स्टार्ट होता है अपना अटलांटिक कोस्ट ऑफ नदर्न अफ्रीका या नॉर्थ अफ्रीका आप कह सकते हैं, गोस थ्रू द अरेबियन पेनिसुला एंड कंटिन्यूज अप टू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। आपका जो भाई पहला रीजन है वो स्टार्ट होता है आपका अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका आपने जो हिमालय अमेरिका है ना, ठीक है, अमेरिका कह रहा हूँ, अफ्रीका, मान लो पूरा अफ्रीका है, तो ये नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ठीक है ना। तो इसकी जो कोस्ट है वो किससे लग रही है, अटलांटिक ओशन से लग रही है, अटलांटिक ओशन है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर जो उसकी कोस्ट लग रही है यहाँ से, ठीक है, तो आपका अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है भाई, अमेरिका बार बार बोल रहा हूँ, अफ्रीका ध्यान रखना है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका एंड गोस यहाँ से लेकर पूरा कहाँ तक भाई, आपका अरेबियन पेनिसुला एंड कंटिन्यूज अप टू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। तो पहले इसी को मैप में देखते हैं, ठीक है भाई, देखिए, आगे चलें, देखिए, ठीक है, ये आपका मैप है। तो क्या था भाई आपका नदर्न अफ्रीका, ठीक है, जिसको कि आपका अटलांटिक कोस्ट से लग रहा है। देखिए, ये आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है, आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है ना, ये वाला,
ये आपका क्या नॉर्थ अफ्रीका का अटलांटिक ओशन से जो कोस्ट लग रहा है वो वाला होता है वो आपका अरेबियन पेनिसुला। ये आपका अरेबियन पेनिसुला है। क्या आपका अरेबियन पेनिसुला है। आपका अरेबियन पेनिसुला में आपके कौन कौन से देश आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आध मैं बता दूं, सऊदी अरेबिया आपका आ जाएगा, ठीक है, ओमान आपका आ जाएगा। बाकी जो है भाई आप थोड़े बहुत कमेंट में बता देना, सारे क्या करूंगा बता के। तो आपका अरेबियन पेनिसुला है, इसकी जो बाकी कंट्रीज है वो कमेंट में बता देना तुम, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ अफ्रीका जो कि अटलांटिक ओशन से कोस्ट इसका लग रहा है। तो यहाँ पर भाई ध्यान रखना है अरेबियन पेनिसुला से होता हुआ मंगोलिया एंड आपका सेंट्रल चाइना, ठीक है। तो ये पूरा आपका रीजन है। जो फर्स्ट कोर रीजन मैंने आपको बताया वो ये वाला रीजन है, ठीक है, जो कि आपका अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका से लेकर अरेबियन पेनिसुला से होता हुआ आपका मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना तक जाता है। तो ये आपका रीजन है पूरा, समझ आ रहा है। ये इंडिया है, इसके ऊपर ये सेंट्रल चाइना है, ठीक है, ध्यान रखें, चाइना उसका सेंट्रल हिस्सा हो गया। तो ये फर्स्ट रीजन था, ठीक है। अब हमें बात करनी है सेकंड रीजन की। देखिए, तो सेकंड रीजन कौन सा है, फाउंड इन द कोल्ड टुंड्रा एरियाज ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया बता चुका हूँ, यूरोप प्लस एशिया, तो यूरेशिया कहा जाता है उसको। तो यूरेशिया के कौन से टुंड्रा एरियाज, ठीक है, टुंड्रा एरियाज आप कह सकते हो ठंडे एरियाज, या ऐसे एरियाज जहाँ पर भाई खेती वगैरह करना बहुत इम्पॉसिबल जैसा होता है, ठीक है। तो फाउंड इन द कोल्ड टुंड्रा एरियाज ऑफ यूरेशिया, जहाँ पर ये पेस्टोलिज्म वगैरह करी जाती थी। तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है आपका टुंड्रा एरियाज हैं, कोल्ड टुंड्रा एरियाज ऑफ यूरेशिया। तो ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा। सेकंड रीजन अपना हो गया और अब थर्ड रह गया है, ठीक है। देखिए, थर्ड रीजन की बात करूं जो कि अपना सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना। आपका एक पूरा ग्लोब आप देखो, वर्ल्ड मैप भी आप देख सकते हो, तो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या है, थर्ड रीजन आपको देखने को मिलता है जो कि है फाउंड, देखिए भाई, तो थर्ड रीजन क्या है, फाउंड इन सम स्मॉल पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। क्या, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, ध्यान रखना है भाई। तो कौन सा रीजन हमको बोला है, एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड आपका मेडागास्कर, ठीक है। देखिए, तो आपका भाई ये वाला हिस्सा कौन सा बोला आपको, ये वाला हिस्सा एक हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपका भाई साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका ये हो गया आपका। देखिए, ये साउथ वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वेस्ट वाला हिस्सा है, तो साउथ वेस्ट वाला ये हिस्सा हो जाएगा अफ्रीका का। एंड आपका मेडागास्कर, मेडागास्कर का भी कौन सा, साउथ वेस्ट वाला ही ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये आपका पूरा है मेडागास्कर आइलैंड, ये आपका पूरा मेडागास्कर आइलैंड है, तो ये वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर इतना इतना है बस। तो ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पर जो है नोमैडिज्म पेस्ट जो आपकी नोमैडिक हर्डिंग है वो करी जाती है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। आगे चलें, तो हमने तीन रीजन देख लिए। आगे हम बात करते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग की, ठीक है भाई। जो पशुओं को पाला जाता है, जानवरों को पाला जाता है फॉर प्रॉफिट, ठीक है ना, फॉर कमर्शियल यूज़, तो इसकी हम बात करेंगे। एक होता है भाई अपने सस्टेन करने के लिए अपने आप को, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और उसके बाद है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो भाई, तो अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है, जिसके बारे में बात कर चुके हैं हम, अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करा जाता है, ठीक है, कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग को। एंड बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, यानी से बहुत पैसा भी लगता है, बहुत खर्चा भी इसमें आता है, ध्यान रखना है, समझ आ गया। तो कैपिटल इंटेंसिव भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी है नोमैडिक हर्डिंग से ज़्यादा। आगे देखिए, इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर्स, ध्यान रखना है भाई। अगर मैं बोलूँ कमर्शियल लाइव स्टॉक का कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो ये वेस्टर्न कल्चर का है, ध्यान रखना है, वेस्टर्न कल्चर से एसोसिएटेड है और प्रैक्टिस ऑन परमानेंट रेंजेस, ठीक है भाई। और ये जो है आपका कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग है भाई, ये कहाँ करा जाता है, एक परमानेंट रेंजेस में जो है इसको प्रैक्टिस करा जाता है। कैसे कि अब देखिए जरा, ठीक है, जस्ट इमेजिनेशन का इमेजिन करना है आपको। देखिए, ये आपका एक इमेज है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, रेंच कर दिया हमने, क्या, ये रेंच में बांट दिया, ठीक है, ये भी रेंच है, ये भी रेंच है, ठीक है ना। रेंच का मतलब ही समझ लो कि भाई हमने क्या कर दिया, एक अलग अलग हिस्से बांट दिए, हमने क्या कर दिया, अलग अलग रेंचेस में बांट दिया। वहाँ पर क्या होता है कि एक हमने ज़मीन है उसको हमने अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम रेंचेस कह रहे हैं, ठीक है, परमानेंट रेंचेस होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो जानवर है ना, जो, और उसमें ध्यान रखना, एक ही तरह का भाई आपको जो एनिमल है वो रेयर करा जाता है, इसमें रेयरिंग करी जाती है, तो उसी सारे जानवर एक ही रेंज में रहेंगे,
वो एक ही रेंचेस में रहेंगे, वो दूसरे में नहीं जाएंगे, यानी परमानेंट रेंचेस होते हैं यहाँ पर। मैं कहूँ तो स्थायी फार्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अपने परमानेंट फार्म होते हैं जहाँ पर वो अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ध्यान रखना, कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, जो कि बहुत सारे बटे होते हैं अपने, आगे बताऊंगा मैं आपको, तो परमानेंट होते हैं, ध्यान रखना है। जैसे कि नोमैडिक हर्डिंग में क्या हो रहा था भाई, ये मूव कर रहे थे ना, ये मूव कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, अपने एक जगह पे भाई सब कुछ अपना जो पैस्ट्योर वगैरह मिल जाता है, ठीक है, वहां पर इसको खा रहे होते हैं, ध्यान रखना है। आगे चलूं, अब जो ये रेंचेस है ना, जो रेंचेस मैंने बता दिया आपको, दिस रेंचेस जो है भाई कवर लार्ज एरियाज, ठीक है, छोटा मोटा एरिया तो नहीं है, एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, रेंचेस वाला, ध्यान रखना। तो दिस रेंचेस कवर लार्ज एरिया एंड आर डिवाइडेड इनटू पार्सल्स, ठीक है। मान लो ये बहुत बड़ा रेंच हो गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा रेंच हो गया, यहाँ पर ये कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग करी जा रही है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया इनटू पार्सल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे हिस्से में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ध्यान, मान लो 4 हिस्सों में मैंने बांट दिया। अब ये क्या, मैंने क्या डिवाइडेड इनटू पार्सल्स दैट आर फेंस्ड टू कंट्रोल ग्रेज, क्या आपका ग्रेजिंग, ठीक है ना। तो अब क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, मैं फैंस लगा दूंगा, या लक्कड़ लगा दूंगा, या कोई कांटे की तार लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है, हर हिस्से में यहाँ पर, ताकि यहाँ पे जो कोई जानवर है ना, जो एनिमल है, वो यहाँ ना जा पाए, ठीक है, और यहाँ का जो बंदा वो यहाँ ना जा पाए, एनिमल जो है, और यहाँ का एनिमल जो यहाँ ना जा पाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक रेंच को हमने जो पूरा बहुत बड़ा एरिया कवर करता है उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू पार्सल्स एंड उसको फेंस कर दिया। फेंस मतलब क्या भाई, हमने उसमें ऐसी जगह ऐसी चीजें लगा दी जिससे जो है भाई एक जानवर जो है एक पार्सल का वो दूसरी जगह पे ना जा पाए, जिससे जो ग्रेजिंग है ना वो कंट्रोल रहे, यानी जो जानवर है, जो एनिमल है, वो अपने एरिया का ही घास वगैरह जो है, ग्रास वगैरह वो खाए, दूसरी जगह पे वो ना जाए, ठीक है ना। एक और चीज बता देता हूँ, मान लो यहाँ की जो है जितने पैस्ट्योर से चारा वगैरह वो खत्म हो गया, ठीक है, तो क्या होता है भाई, इन फैंस को खोल दिया जाता है ताकि भाई इनको भी क्या मिल जाए, जो चारा है वो मिल जाए खाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, बाकी सब कुछ परमानेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के लिए फैंस लगाई जाती है हर जगह पे, ताकि ये दूसरी जगह पे जा ना पाए, समझ आ गया, ध्यान रखना है। आगे देखिए, और एनिमल्स आर मूव्ड फ्रॉम वन पार्सल टू अनदर आफ्टर द ग्रास इज ग्रेज, ठीक है ना। तो ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के लिए फेंस लगाई जाती है, पार्सल में डिवाइड करा जाता है, लेकिन अगर भाई वो जो आपका एनिमल्स है वो मूव कब करते हैं, अगर भाई एक जगह की जो ग्रास है, एक पार्सल की ग्रास अगर खत्म हो चुकी है और अभी भी जो एनिमल्स है उनका भाई क्या कहूँ तो पेट नहीं भरा है, देन वो मूव कर जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो ग्रास है वो ग्रेज्ड होने के बाद, समझ आ रहा है, अदरवाइज वैसे नहीं जाएंगे अगर है तो। और द नंबर ऑफ एनिमल्स इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पैस्ट्योर, कहने का मतलब है, मान लो कि भाई जो पार्सल अपना बना दिया, ठीक है, तो इसकी जितनी कैपेसिटी है ना एनिमल को रखने की भाई, ठीक है, मैंने 4 हिस्से बताए थे ना आपको जस्ट एग्जांपल के लिए, तो मान लो यहाँ पर जो है 10 एनिमल की ही जगह है, मान लो 10 एनिमल की ही जगह, तो यहाँ पर 10 ही रखे जाएंगे, 10 की जगह 15 नहीं घुसेड़े जाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ एनिमल है ना वो भी क्या भाई रखे जाते थे अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पैस्ट्योर, यानी कि जितना वहां पर चारा है, ठीक है, पैस्ट्योर मतलब चरागाह, इसको हम हिंदी में क्या देते हैं, ध्यान रखना। तो पैस्ट्योर की जितनी कैपेसिटी है उतने ही कैरिंग करे जाते थे एनिमल, ध्यान रखना, उससे एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है ना। और इट इज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल्स इज रेयर्ड। और कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग में क्या होता है भाई, एक ही पर्टिकुलर एनिमल को पाला जाता है, ये नहीं कि एक रेंच, तो हमें एक बहुत बड़ा रेंच में हमने बांट दिया, ठीक है, बहुत एक परमानेंट रेंच में इनको करा जाता है, ठीक है, परफॉर्म करा जाता है, फिर उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्सल में डिवाइड कर देते हैं, देन हम ये कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि भाई एक ही रेंच के अंदर हमने क्या करा, बकरी भी लिया है, भेड़ भी लिया है, शिप भी लिया है, नहीं, हॉर्स भी लिया है, तो यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या ओनली एक टाइप, यानी वन टाइप ऑफ एनिमल को भाई रेयर करा जाता है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं। देखियो जैसे कि मैं बताऊं इंपॉर्टेंट एनिमल कौन कौन से हैं जिनको ये जो है रेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि शिप हो गया, कैटल हो गया, बता चुका हूँ उसके बारे में, गोड्स हो गए एंड हॉर्सेज हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट एनिमल्स है जो कि इनको कमर्शियल यूज़ के लिए काफ़ी मदद करते हैं, मुनाफा कमा के देते हैं, ध्यान रखा, जिनको ये क्या करते हैं, रेयर करते हैं। तो सबको एक साथ नहीं करेंगे, ये एक टाइम पर एक ही तरह के एनिमल को रेयर करते हैं, तुम्हें समझ आ गया, ठीक है।
और प्रोडक्ट्स लाइक मीट, वूल, हाइड्स एंड स्किन आर, ठीक है ना, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू वर्ल्ड मार्केट। तो भाई इन जानवरों से जो हमें क्या मिलेगा, इन जानवरों से हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे जैसे कि मीट हो गया, वूल हो गया, हाइड्स हो गया एंड स्किन हो गई, तो ये हमको इन जानवरों से मिल जाते हैं जिनको ये पालते हैं, ठीक है। और जो कि भाई कमर्शियली बहुत बेनिफिटेड भी रहते हैं। तो इनको क्या करते हैं भाई, प्रोसेस्ड करते हैं, मतलब कि इनसे हमको मिला ये प्रोडक्ट, इनको हमने प्रोसेस्ड करा, मतलब कुछ चेंज करा एंड इनको पैक करा साइंटिफिकली एंड इसको एक्सपोर्ट कर दिया वर्ल्ड मार्केट में जहाँ जहाँ डिमांड होती है। समझ आ रहे हो? तो बहुत बड़ा चल रहा है गेम और आज भी चल रहा है, ध्यान रखना ये। और द मेन emphasizes on breeding, genetic improvement and disease control and health care of the animals। अब यहाँ पर तुमको पता है भाई, यहाँ पर बेचने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए भाई सब काम करा जा रहा है। तो यहाँ पर जो जानवर है ना, जो एनिमल है, उसकी ब्रीडिंग पर, ठीक है, उसकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट पर और डिसीज कंट्रोल, मतलब ये कोई उसको डिसीज ना हो जाए, उसकी हेल्थ पर बहुत ध्यान दिया जाता था, एम्फेसाइज करा जाता था, ध्यान रखना। समझ आ रहा है भाई? ठीक है। अब ये कुछ जगह है जहाँ पर जो है आपको कमर्शियल लाइव स्टॉक रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप आपके बुक में जो जो मैप है भाई सब मैं करा रहा हूँ, ध्यान रखना, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो हम ये कुछ जगह है जैसे कि न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया आपका, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जहाँ पर कमर्शियल लाइव स्टॉक रेटिंग करी जाती है, प्रैक्टिस करी जाती है। तो बारी बारी देखते हैं, न्यूजीलैंड आपका कहाँ है? ये आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है, जहाँ पर आपको जो है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेटिंग देखी जा सकती है, ठीक है, प्रैक्टिस करी जाती है यहाँ पर। उसके बाद आपका भाई ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया भाई यहाँ पर करी जाती है ये। देन आपका है भाई क्या, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। देखिए आपका अर्जेंटीना और यूरुग्वे तो पूरा ये वाला एरिया आ गया है ना, समझ आ रहा है? तो आपका जो अर्जेंटीना ये वाला एरिया है, ये आपका अर्जेंटीना है पूरा, ठीक है, और यहाँ पर आपका यूरुग्वे है, ये आपका यूरुग्वे है, पूरे में करी जाती है। आपका अर्जेंटीना हो गया, यहाँ आपका यूरुग्वे हो गया, तो यहाँ पर जो है ये प्रैक्टिस करी जाती है। समझ आ रहा है? देन आपका भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, तो यानी ये वाला रीजन पूरा, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, जो है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेटिंग करी जाती है। समझ आ रहा है? कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, एग्रीकल्चर की। भाई एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसकी हम बात कर रहे होंगे, ध्यान आपको रखना है। तो एग्रीकल्चर के टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, तो देखो भाई, तो पहला आपका आता है भाई सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसके आगे और दो पार्ट्स हैं, ठीक है भाई, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। देन हम बात करेंगे भाई आपके प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एंड उसके बाद आपका मिक्स्ड फार्मिंग, एंड उसके बाद आपका डेयरी फार्मिंग हो जाएगा आपका, है ना। इसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग, देन आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, अभी और भी है, ठीक है भाई, ध्यान रखना, बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं आपको। और मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, एंड आपका लास्ट बच गया, एंड मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो ये सभी आपको एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ध्यान रखना है। तो भाई देखते हैं और वन बाय वन इनको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है ना। नाम से चल रहा है ऐसा एग्रीकल्चर जो कि भाई अपने सिर्फ सस्टेनेंस के लिए, यानी सबसिस्टेंस के लिए करा जा रहा हो, ठीक है ना। ठीक है भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा सरप्लस के लिए, बेचने के लिए नहीं करा जा रहा हो एग्रीकल्चर, ठीक है, उसको हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। देखिए अब इसके दो टाइप्स होते हैं, बता चुका हूँ, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे भाई प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब क्या है भी आगे हम बताएंगे, ठीक है भाई, पहले समझते हैं भाई प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है क्या, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड एशेज ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, ठीक है भाई। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो। क्या होता है ना कि भाई यहाँ पर जो क्या होता है कि भाई एक एरिया के जो भी कहूँ मैं, जितने भी जंगल के जो भी पेड़ पौधे वगैरह है ना, एक जगह का बहुत बड़ा हिस्सा है मान लो, और यहाँ के कुछ छोटे हिस्से का क्या करेंगे, ये पेड़ पौधे प्लांट वगैरह जितना भी है उसको काट देंगे, जला देंगे उसको मतलब कि क्लियर कर देंगे जलाकर, ठीक है। उसके बाद उसकी ऐश बची ना, राख बची है ना, उसको क्या करेंगे, वो बेसिकली किसका काम करती है, वो फर्टाइल बनाने का काम करती है सोइल को, ठीक है ना भाई। तो ये बेसिकली मेन कंसेप्ट है किसका,
ध्यान रखना भाई प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का। इसमें क्या होता था भाई कि जो लोग हैं वो क्या करते थे भाई, अपनी जगह चेंज करते रहते थे। कैसे? मान लो उन्हें एक जगह को बहुत क्लियर कर दिया, ठीक है ना, उन्होंने एक जगह को क्या कर दिया भाई, क्लियर कर दिया। वहाँ पे जितना भी था भाई पेड़ पौधे वगैरह सब उसको जला दिया, राख बना दिया। वो सॉइल को फर्टाइल करने का काम करते, वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर करा। ठीक है, बहुत छोटे से एरिया पे करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो वहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर करा। उस 2-3 साल बाद, 2-3 साल तक जितना भी उन्होंने करना है, उसके बाद क्या होता है, जहां पर वो काम कर रहे थे ना, एग्रीकल्चर कर रहे थे, वो अपनी भाई जो फर्टिलिटी है वो भाई खो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है भाई, खो जाती है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं ताकि जो उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए कुछ टाइम के बाद। तो वो जाते हैं भाई उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो दूसरी जगह मूव करने के बाद वो क्या करते हैं, वहां पर उसको, वहां पे सेम ऐसी चीज करते हैं, वहां पे सब कुछ क्लियर कर देते हैं। उसके जो ऐश होते हैं वो फर्टिलिटी का काम करते हैं, वहां पर ऐसे एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे वहां पर कुछ सालों तक करते हैं ताकि उसकी उस सोइल की वापस जो फर्टिलिटी आ जाए, तो उसको छोड़कर वो जहां पर वो पहले छोड़ के गए थे वहां पर वो फिर से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 बॉक्स है इसका मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लो जितनी भी जंगल वगैरह, जंगल में जो मान लो पूरा जंगल है, ठीक है, उसका कुछ हिस्से में यहाँ पर उन्होंने क्या करा, जितने भी पेड़ पौधे वगैरह उसको काट दिया, ठीक है, क्लियर कर दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर करने लग गए। उसके बाद वो इस जगह पर जाएंगे। ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, पहले आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर उन्होंने क्लियर करा, सब कुछ कर दिया, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर कर लिया उन्होंने। इसके बाद मान लो 3 साल बाद, क्या 3 साल बाद क्या हो गया, इसकी फर्टिलिटी गायब हो गई। धनिया करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे ताकि जो इसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए। और जब तक भाई यहाँ पर भाई जो कितने पेड़ पौधे वगैरह वो उग जाएंगे, है ना, तो फिर उसको बाद में आगे फिर से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है भी, इसकी फर्टिलिटी जा चुकी है 3 साल बाद, तो अब आ जाएंगे इस जगह पर, तो इस जगह भी सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लियर कर दिया। उसके बाद वापस क्या है, 3-4 साल बाद वापस इस जगह पर जाएंगे। क्या जाएंगे, इस जगह पर जाएंगे, ताकि क्या है, क्योंकि इसकी जो फर्टिलिटी वापस आ गई होगी, है ना, तो वापस चले जाएंगे। अब ऐसे करते जगह चेंज करते रहते हैं, जगह चेंज करते रहेंगे, ऐसे कि एक टाइम ऐसा आएगा भाई दोनों की फर्टिलिटी चले जाएगी। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ही किसी तीसरी जगह को ढूंढेंगे। तो ये इसका मतलब है, जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, जो अपनी जगह जो है चेंज करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, इसका नाम चेंज होता रहता है। मतलब इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को, जो कि आपको समझ आ जाएगा, अभी ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है, जो वेजिटेशन है, जितने भी वेजिटेशन मतलब क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको सब ये काट देते हैं। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। तो द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर, उसको जला दिया जाता है। एंड द जो ऐश एड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। ठीक है भाई, समझ आ गया। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या हम ऑल्सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ध्यान रखना। स्लैश मतलब होता है काटना, ठीक है, कट करना। तो इसलिए क्या हमने देखा, यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है उसको क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं, स्लैश कर देते हैं, ठीक है, और उसको जला देते हैं। समझ आ गया? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है भाई, एंड द कल्टिवेटेड पैचेस आर वेरी स्मॉल। ठीक है भाई, कल्टिवेटेड पैचेस का मतलब है जो इन्होंने यहाँ पर खेती कर रहे हैं ना, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जगह इन्होंने क्लियर करी है उसको पैचेस बोल रहे हैं, और वहाँ पर ये कल्टीवेशन कर रहे हैं, यानी खेती कर रहे हैं। तो कल्टिवेटेड जो पैचेस होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। एंड कल्टिवेशन इज डन विद वेरी प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टिक्स एंड होज। ठीक है, होज मतलब कुदाल हो गया, फावड़ा वगैरह हो गया, उसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, तो स्टिक्स एंड होज। तो कल्टिवेटिव पैचेस बहुत छोटे होते हैं, ध्यान रखना है। और जो कल्टीवेशन करा जाता है बहुत प्रिमिटिव टूल से करा जाता है, जैसे कि स्टिक्स और होज से हो गया। ठीक है, समझ आपको आ गया होगा भाई। यहाँ पर आगे देखिए भाई, और आफ्टर सम टाइम यानी कि 3 to 5 ईयर, जो मैं आपको बता भी रहा था, द सोइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी एंड फार्मर शिफ्ट्स टू अनदर पार्ट्स। ठीक है भाई, दूसरी जगह पे चले जाते हैं। एंड क्लियर्स अदर पैच। ठीक है, किसी दूसरी जगह को क्या करते हैं, जमीन को, एक बड़े सी जमीन का छोटा सा हिस्से को हम पैच कहते हैं। तो क्लियर अदर्स पैच ऑफ द फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, फॉरेस्ट का छोटा सा हिस्सा जो पैच कह रहे हैं उसको क्लियर करते हैं खेती करने के लिए। देन वहां पर 3 से 5 साल करेंगे, वो अपनी सोइल 3 से 5 साल तक करा, वो सोइल अपनी जो फर्टिलिटी वो लूज कर देगा, देन दूसरी जगह पे चले जाएंगे। आपको समझ आ गया होगा, है ना। एंड द फार्मर में रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम। ठीक है ना, वही बात है कि जो फार्मर है वो पहले वाले पर वापस आ जाएगा आफ्टर सम टाइम। समझ आ गया भाई। और इट इज
प्रिवेलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन इन डिफरेंट नेम्स, ठीक है ना, अलग अलग जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर, तो उसके अंदर जो अलग अलग कंट्री है उसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो वही हमें पता है, होना चाहिए, एग्जाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। अगर भाई 100/100 लेने हैं ना, ठीक है, ध्यान रखना, अगर 95 से ऊपर भी लेने हैं तो सब पढ़ना है, तुम्हें एक कुछ नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना। और देखो भाई, जैसे कि झूमिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। झूमिंग क्यों कहा जाता है, बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यार ये एक जगह टिकते नहीं है, ये जगह चेंज करते रहते हैं, इसको झूमिंग भी कहा जाता है। तो झूमिंग कहाँ कहा जाता है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो झूमिंग कहा जाता है इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, ठीक है, तो वहां पर झूमिंग करा जाता है। नेम अगर बता सकते हो तो बता देना भाई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कमेंट में, ठीक है। तो झूमिंग वहां पर कहा जाता है। मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है, इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ध्यान रखना है। एंड आगे बात करूँ, लद्दाख जो कहा जाता है वो इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया में कहा जाता है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में लद्दाख कहा जाता है, समझ आ रहा होगा भाई, ठीक है। एंड अब आगे बात करते हैं किसकी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो पहले ना एक वर्ड का मतलब जानते हैं क्या, इंटेंसिव। क्या भाई इंटेंसिव, क्या भाई इंटेंसिव क्या होता है इसका मतलब, देखिए इंटेंसिव का मतलब होता है कि भाई जो जमीन है ना जहां पर तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, उसका बहुत कह सकते हो पूरी तरीके से उसका यूज करना, ठीक है। जितना तुम उस जमीन से ले सकते हो ना, वो तुम उससे यूज कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा तुम्हें। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मॉनसून एशिया, ठीक है भाई। तो जो मॉनसून एशिया वाला पार्ट है, जहाँ पर हमें मॉनसून देखने को मिलता है, एशिया के उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून एशिया बोलते हैं। इसमें आपका भारत, सदर्न चीन आपका आ जाता है, ठीक है, म्यांमार आपका आ जाता है, समझ रहे हो। तो भूटान आपका आ जाता है। तो बहुत सारी कंट्री आपकी जो है एशिया के अंदर मानसून एशिया का पार्ट है। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है हमको देखने को मिलता है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में, मानसून एशिया के, ठीक है ना। और देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो भाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की भी 2 टाइप है, ठीक है। बोलोगे यार कितने टाइप है, भाई टाइप से टाइप से, लेकिन तुम्हें ध्यान से सुनना है मेरी बात, कुछ डाउट नहीं बचेगा तुम्हारा, ठीक है। कुछ डाउट बचा तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे हर चीज में क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। तो देखिए भाई 2 टाइप्स हैं, क्या, डोमिनेटेड बाय वेट पैडी, ठीक है, पैडी मतलब धान होता है, पैडी मतलब धान होता है, जिसको हम कहते हैं ना राइस की खेती करना, राइस का कल्टीवेशन करना, वही बात है ना। तो डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन एंड डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, यानी पैडी की जगह पर दूसरी क्रॉप्स डोमिनेट कर रही हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के 2 टाइप्स होते हैं, ध्यान रख लेना है। तो पहले हम बात करेंगे डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन की, समझ आ रहा है भाई। देखो, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मेनली ग्रोज राइस, जिसको हम पैडी भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन में जो मेनली क्रॉप ग्रो करी जाती है ना, वो पैडी होती है, यानी राइस होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और लैंड होल्डिंग्स, जिसको हम फील्ड्स कहते हैं बेसिकली, जहां पर ये कल्टीवेशन करा जाता है, तो लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। हाँ, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में करी जाती है यानी, तो भाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, समझ रहे हो ना, मतलब कि एक जगह पे जितने लोग होने चाहिए ना, उससे ज़्यादा लोग हैं, तभी बोल रहे हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग्स होती है ना, जो फील्ड होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है ना। और क्योंकि बहुत सारे लोग इस जगह में रह रहे होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ना भाई, डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है, सब पता है, ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है। और फार्मर्स यूजुअली वर्क विद फैमिली एंड मेंबर्स टू यूज द लैंड इंटेंसिवली, ठीक है, मतलब कि जो जमीन है उसको पूरा निचोड़ लो, पूरा यूज करना। तो क्या करते हैं जो लोग हैं ना भाई, फार्मर्स, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ काम करते हैं, ठीक है। मान लो भाई 5 लोगों की जरूरत होगी ना, तब भी 10 लोग काम कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली मैं कहूँ तो एक जमीन से जितना प्रोडक्शन हमें चाहिए ना, उससे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन 10 लोगों के बराबर का प्रोडक्शन नहीं होता। जमीन के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा प्रोडक्शन है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक पर पर्सन का आउटपुट कितना आ रहा है, तो भाई वो बहुत कम होता है, ध्यान रखना। क्योंकि बता दें जितने लोगों की जरूरत नहीं है उतने लोग तो इसमें काम कर रहे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखिए, मशीन्स आर रेयरली यूज्ड, मोस्ट वर्क इज डन बाय हैंड।
तो क्या ध्यान रखना है भाई कि जो आपका पैडी वाला जो बता रहा हूँ टाइप्स, इसमें क्या होता है, मशीन्स बिल्कुल ना के बराबर यूज करी जाती है। जो मोस्ट ऑफ द वर्क है, मोस्ट ऑफ द जो काम है वो बेसिकली हैंड से करा जाता है, हाथों से करा जाता है, क्योंकि इसमें पूरी फैमिली लगी होती है, ठीक है, मशीन्स वगैरह का यूज नहीं करा जाता है। और फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज टू कीप द सोइल फर्टाइल, ठीक है भाई, खेती करने कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए भाई सोइल तो फर्टाइल होनी चाहिए, तो उसके लिए फार्म यार्ड मैन्योर का यूज करा जाता है, मतलब कि जो देसी खाद होती है, ठीक है, केमिकल वाली खाद नहीं होती है, जैसे कि आपका गोबर वगैरह से, या जो बायोडिग्रेडेबल अपने आसपास एनवायरनमेंट में होते हैं, तो उससे जो अपना खाद बनती है उसको मैन्योर कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर भी कहते हैं, तो उससे उसको यूज करा जाता है सोइल को फर्टाइल रखने के लिए, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ क्रॉप्स पर एरिया, ठीक है ना भाई। तो जो ये इंटेंसिव फार्मिंग है ना, ठीक है, डोमिनेटेड बाय वेट पैडी, ठीक है ना, तो ये प्रोड्यूस करती है हाई अमाउंट ऑफ क्रॉप्स पर एरिया बट लो आउटपुट पर वर्कर, ठीक है ना। तो लो आउटपुट देखने को मिलता है पर वर्कर, लेकिन एरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में क्या हमें क्रॉप प्रोडक्शन देखने को मिलता है पर एरिया के हिसाब से। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला टाइप, डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, देखिए, तो इन सम एरियाज ऑफ मॉनसून एशिया इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो राइस बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंड शेप्स, क्लाइमेट एंड सोइल कंडीशंस। देखिए भाई, तो मॉनसून एशिया के, तो इंटेंसिव वाला मॉनसून एशिया में करा जाता है, डेंसली पॉपुलेटेड वाले एरिया में, लेकिन मॉनसून एशिया कैसे बहुत सी जगह है जहाँ पर जो है ये वाला पॉसिबल नहीं है राइस को उगाना, ठीक है, राइस का कल्टीवेशन करना, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंड शेप्स, क्लाइमेट एंड सोइल कंडीशन। समझ आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर दूसरी क्रॉप जो है डोमिनेट करती हैं, दूसरी क्रॉप को कल्टीवेट करा जाता है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो इंस्टेड जो है फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट, सोयाबीन, बार्ले एंड सोरगम। तो ये क्या है, आपकी कुछ दूसरी क्रॉप्स हैं जिनको कल्टीवेट करा जाता है, ध्यान रखना, राइस के अलावा, तो इसलिए इसका दूसरा टाइप बन गया है, ठीक है। और दीज क्रॉप्स आर कॉमन इन नदर्न चाइना। देखो, आपका जो मानसून एशिया वो सदर्न चाइना में देखने को मिलता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपका जो नदर्न चाइना है वहाँ पर थोड़ी ना मानसून है, तो वहाँ पर बारिश वगैरह भी नहीं आती है, तो भाई धान के लिए बहुत पानी चाहिए, आपको पता होगा, तो नहीं है भाई पानी, तभी तो ये अब दूसरी क्रॉप्स उगाई जा रही है ना। तो नदर्न चाइना, मंचूरिया आपका हो गया, नदर्न कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, पता ना नॉर्थ कोरिया के बारे में, ठीक है ना, एंड नॉर्थ जापान, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो है भाई राइस के अलावा दूसरी क्रॉप्स डोमिनेट होते हुए दिखेंगी, इसलिए इसका दूसरा टाइप बन जाता है, ठीक है ना, ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पर ये प्रैक्टिस करी जाती है। इंडिया की बात करूँ, इंडिया में कौन सी जगह जहाँ पर जो है दूसरी क्रॉप जो है उगाई जाती है धान के अलावा, तो वीट इज मेनली ग्रोन इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है भाई। तो इंडिया के अंदर जो है वीट मेनली उगाई जाती है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन। आपको पता होगा भाई, इंडो गैंगेटिक प्लेन आपका जो है आपका बना किससे है, इंडस रिवर एंड जो गंगा रिवर है उससे मिलकर जो का मैदान बना है, पूरा प्लेन बना है, उसको इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं। तो उसका भी जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर वीट उगाई जाती है। और मिलेट्स मतलब क्या होता है भाई, मोटे अनाज, ठीक है ना, क्या होता है, मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज होता है। तो मिलेट्स आर ग्रोन इन द ड्राई रीजन्स ऑफ वेस्ट एंड सदर्न इंडिया। तो भाई जो मिलेट्स आपका बता दो कहाँ उगता है, ड्राई रीजन मतलब जो सूखे एरिया हैं, ठीक है, जहाँ पर भाई पानी बहुत कम है, ड्राई रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। समझ आ रहा है तुम्हें। अब हम बात करेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, ठीक है भाई। प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसने स्टार्ट करा, अंग्रेजों ने स्टार्ट करा है, ठीक है ना भाई, पैसा कमाने के लिए। अंग्रेज भाई थे ही भूखे, तुम्हें पता ही है, इसलिए भाई वो लोगों को एक कॉलोनी भी इसलिए बनाते थे ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। इंडिया के साथ भी उन्होंने ऐसे ही करा, और बहुत दूसरी कंट्री में जहाँ पर उन्होंने कॉलोनी बनाया, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट करा, और जहाँ से उनको प्रॉफिट बनता था, ठीक है ना। आज भी ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या किसी और के हाथ में क्या है, कंट्री किसी की कौन सी है, लेकिन ओनरशिप किसी और के पास है। तो आज वही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है अंग्रेजों ने स्टार्ट करा था, ध्यान रखना है। तो द यूरोपियंस कॉलोनाइज्ड, ठीक है, कॉलोनाइज्ड मैनी पार्ट्स इन वर्ल्ड, ठीक है भाई, बहुत सारी जगह कॉलोनी बनाया वर्ल्ड में, ठीक है, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड सम अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सच एज प्लांटेशन। तो उन्होंने दूसरी जो है नई जो एग्रीकल्चर को मैं कहूँ तो इंट्रोड्यूस करा, जिसका नाम था प्लांटेशन, ठीक है ना भाई।
और विच वर मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम, जो कि क्या है भाई, प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम था, जिसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कह रहे हैं, जो कि बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए जो है करा गया था, ध्यान रखना है, और बहुत बड़े स्केल पर करा जाता था, ठीक है ना। और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, मतलब कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसमें बेसिकली कौन से क्रॉप्स उगाए प्लांट करा करते थे, ठीक है ना। तो टी है, कॉफ़ी है, कोकोआ है। कोकोआ बेसिकली क्या है, कोकोआ वो प्लांट है भाई, आप कह सकते हो, जो कि चॉकलेट बनाने में यूज होता है ना, तो उसको हम कोकोआ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कोकोआ, रबर एंड कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानाज एंड पाइनएप्पल्स। तो ये क्या है भाई, आपके दूसरे क्या है, मतलब कि ऐसी मैं कहूँ तो क्रॉप है जिसको प्लांट करा जाता था, ठीक है भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, आपसे खासियत पूछ लेगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो पहले क्या आ रहा हूँ, पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। हाँ हाँ, ठीक है भाई, तो डबल स्टार लगा सकते हो तुम इस पे, ठीक है, डबल स्टार तुम लगा सकते हो, इस पर ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो अंग्रेजी कर लेते हैं ऐसे। देखिए, तो लार्ज लार्ज एस्टेट्स और प्लांटेशन, ठीक है ना भाई, तो बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पर, ठीक है, प्लांटेशन करा जाता है, लार्ज एस्टेट्स और प्लांटेशन, ठीक है भाई। तो बड़ी जगह पर भाई प्लांटेशन करा जाता है, बता चुका हूँ। बड़ी जगह पर और ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट में, कब कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करा जाता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में तुम्हें बेचना हो, ठीक है, प्रॉफिट कमाना हो, ध्यान रखना। तो पहले ये ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी जाती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। एंड आपके मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, मैनेजरियल का मतलब है भाई काफ़ी इसको काफ़ी मैनेज करा जाता है इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से, काफ़ी मैनेज करके जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर करा जाता है। एंड टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ पर पूरी तरीके से दिया जाता है इस एग्रीकल्चर में, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी जो मैं कहूँ नौ शिक्षा वाली चीज़ नहीं होती है इसमें, सब कुछ अच्छे तरीके से होता है, स्किल्ड तरीके से होता है, ध्यान रखना। एंड साइंटिफिक मेथड यूज़ करे जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, ये नहीं कि भाई जो देसी जुगाड़ू जो इंडिया के लोग पहले करा करते थे, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, नहीं, साइंटिफिक मेथड जो है ना कल्टीवेशन के, उसको ही बेसिकली है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में करते हैं, सारी मशीन वगैरह का यूज़ भी करते हैं, ध्यान रखना है। और सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, मतलब कि अगर ये प्लांटेशन कर रहे हैं तो पहले जो है एक ही क्रॉप पर ये ध्यान देते हैं, ध्यान रखना। तो सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देते हैं। उसके बाद चीप लेबर, ठीक है, और भाई पैसा कमाना होता है ना, मैं बता रहा हूँ, तो ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब तुम्हारे जो काम कर रहे हैं ना भाई, वो तुम्हारे सस्ते में काम कर रहे होंगे, तो चीप लेबर, ठीक है, तो चीप लेबर की यूज़ ये करते हैं, ध्यान रखना है। एंड अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट which links the estates to the factories and markets for the export of the products, ठीक है ना। तो क्या बोला भाई मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर एक गुड सिस्टम होता है भाई ट्रांसपोर्ट का, जो कि लिंक करता है जो इनके प्लांट, जहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं ना, जहाँ पर ये पूरा प्लांटेशन करा, वहाँ से ये फैक्ट्रीज तक जो है सामान को पहुँचा पाते हैं, एंड वहाँ से जब मार्केट्स तक क्या है प्रोडक्ट्स को पहुँचा पाते हैं, तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सिस्टम होता है, ठीक है, लिंक होते हैं सारे आपस में जगह। तो ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स किसकी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के, ध्यान रखना। आगे चलें। द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड कोकोआ एंड कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका, ये बता रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ इन्होंने कॉलोनी बनाया, गुलाम बनाया भाई कंट्री को, तो वहाँ इन्होंने क्या क्या प्लांटेशन करा, जैसे कि, और एक सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन है, अगर एक कंट्री है तो वहाँ पर पर्टिकुलर एक ही क्रॉप ही उगा रहे हैं। मैं अगर मेनली में बात करूँ तो फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड जो है कोकोआ एंड कॉफी प्लांटेशंस इन वेस्ट अफ्रीका, ध्यान रखना भाई, एग्जाम में पूछा तो सकता है एमसीक्यू वगैरह में। और द ब्रिटिश सेटअप लार्ज टी गार्डन्स इन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है भाई। तो ब्रिटिशों ने क्या करा भाई, टी गार्डन्स इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर लगाए, प्लांट करे, ध्यान रखना है। और रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, रबर प्लांटेशन करा है मलेशिया के अंदर। एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज, यहाँ पर वेस्ट इंडीज में भाई शुगर केन वगैरह का प्लांटेशन करा। एंड स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टेड हैविली इन कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशन इन फिलीपींस, ठीक है भाई, तो फिलीपींस में उन्होंने ये सब करा। एंड द डच वंस हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन प्लांटेशन ऑन इन इंडोनेशिया, ठीक है ना। तो डच लोग है ना, ठीक है, तो उनकी मोनोपोली थी भाई शुगर केन पर, ठीक है, शुगर केन प्लांटेशन पर, कहाँ पर, इंडोनेशिया के
अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। और सम कॉफी फेजेंडास, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई फेजेंडास किसको कहते हैं हम, लार्ज प्लांटेशंस को कहते हैं, ठीक है। तो सम कॉफी फेजेंडास इन ब्राजील आर स्टिल मैनेज्ड बाय यूरोपियंस, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही, आज भी क्या होता है भाई, कुछ जगह पर प्लांटेशन का अधिकार जो है किसी और कंट्री को है। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो कुछ कॉफी के जो प्लांटेशन है ना, लार्ज प्लांटेशन किसके, कॉफी के, जिसको हम फेजेंडास कह रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे, ब्राजील में, ठीक है। वो आज भी क्या है, यूरोपियंस क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ना कि ब्राजील के लोग करते हैं, समझ रहे हो तुम, तो ध्यान रखना है। अब आगे मैं बात करूं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, अगला अपना टाइप है भाई एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ध्यान रखना है। तो यहाँ भी प्रॉफिट की बात आएगी भाई, ध्यान रखना, क्योंकि कमर्शियल की बात आ गई, तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की हम बात कर रहे हैं। तो कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जो कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है ना, ठीक है, नहीं, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन का मतलब है जो कमर्शियल यूज के लिए करी जा रही है, जो कि इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड, यानी आपको जो मिड लैटिट्यूड वाले जगह है ना, उसमें जितने भी कंट्रीज आती है, तो उनके जो इंटीरियर पार्ट्स है जो कि सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड मतलब होता है ना ज़्यादा वहाँ पर पानी है, ठीक है, ना ज़्यादा वहाँ पर सूखा है, तो सेमी एरिड रीजन हो जाएंगे वो, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली जो है ये करा जाता है, ध्यान रखना। और वीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप through the other crops like corn, barley and oats, rye are also grown, ठीक है ना। तो मैं बताऊं तो कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में जो कि इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड में करा जा रहा है, तो वहां पर जो वीट है ना, गेहूं, वो प्रिंसिपल क्रॉप है, मतलब मेन क्रॉप है। लेकिन उसके अलावा फिर जो कॉर्न है, बार्ले है, ओट्स है, राय है, वो भी ग्रोन करी जाती है, ठीक है, उसको भी ग्रो करा जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। और द साइज ऑफ द फार्म इज वेरी लार्ज, ठीक है। भाई पैसा कमाने की बात आएगी तो लार्ज स्केल पे होगा ही होगा, ध्यान रखना। छोटे स्केल पे वही करते जो भाई लिमिटेड रहना चाहता है, ठीक है। तो साइज ऑफ द फार्म इज वेरी लार्ज, तो जो जहाँ पर ये कल्टीवेशन करा जाता है, ठीक है, ग्रेन कल्टीवेशन करा जाता है कमर्शियल यूज के लिए, तो भाई यहाँ पर बड़े बड़े फार्म होते हैं। और देयर फॉर एंटायर ऑपरेशंस ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज, ठीक है ना भाई। तो भाई प्लोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो पूरा काम है ना, मतलब बोने से लेकर काटने तक का जो सिस्टम है ना, फसलों को, क्रॉप्स को, वो पूरा मशीनों द्वारा करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इंसानों की जरूरत बहुत कम होती है। और दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड, ठीक है ना। तो जो इस तरीके का भाई आपका एग्रीकल्चर है ना, कहाँ कहाँ पर करा जाता है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो आपको यूरेशियन स्टेपीज में देखने को मिल जाएगा, स्टेपीज मतलब घास के मैदान होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यूरेशियन स्टेपीज में देखने को मिल जाएगा, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज में आपको देखने को मिल जाएगा, मैप में देखेंगे, टेंशन मत लो। पंपास ऑफ अर्जेंटीना में देखने को आपको मिलेगा, वेल्डस ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये जगह है जहाँ पर जो है दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर परफॉर्म करा जाता है, प्रैक्टिस करा जाता है। तो उनको मैप में देखते हैं, ठीक है भाई। देखो बारी बारी देखेंगे। पहला अपना यूरेशियन स्टेपीज, कहाँ यूरेशियन स्टेपीज अपना, आपका यूरेशियन स्टेपीज भाई आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, समझ आ रहा है। तो ये आपका यूरेशियन स्टेपीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पेन चेंज कर लेते हैं, देखिए, तो ये आपका यूरेशियन स्टेपीज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। सर्कल करने का मतलब है ये वाला रीजन, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये वाला रीजन हो जाएगा आपका। देन आपका है भाई कौन सा, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, तो आपका ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, ठीक है। तो यहाँ पर करा जाता है कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। एंड आगे मैं बात करूँ भाई, देखिए, उसके बाद आपका भाई पंपास ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना मैंने पहले भी तुमको बताया था। तो कहाँ पर है भाई, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, ये यहाँ करा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना तुम्हें। आगे बात करें, देखिए भाई, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो वेल्ड्स आपका ये रहा, ठीक है ना, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये कल्टीवेशन करा जाता है, ग्रेन कल्टीवेशन, ठीक है। और कौन सा रह गया भाई, देखते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन डाउन्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन डाउन्स हो गया। और कैंटरबरी एक रह गया अपना, है ना, और कैंटरबरी प्लेन्स इन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड पता होना चाहिए कंट्री कहाँ पर है आपकी, देखो, तो ये क्या है आपका, न्यूजीलैंड है, ये क्या आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है, जहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये क्या आपका यहाँ पर है, ठीक है भाई, कैंटरबरी इन न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर बेसिकली जो है आपका कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन परफॉर्म करा जाता है, ध्यान रखना भाई, समझ आ रहा है तुम्हें, ध्यान रखना है।
अब हम बात करेंगे किसकी, मिक्स्ड फार्मिंग की। क्या मिक्स्ड फार्मिंग है क्या भाई, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है भाई मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, जहां पर भाई कल्टीवेशन भी करा जा रहा है, जहां पर कल्टीवेशन भी करा जा रहा है, ठीक है, जहां पर कल्टीवेशन भी करा जा रहा है, और भाई एनिमल को पाला भी जा रहा है, यानी कि एनिमल रेयरिंग भी करी जा रही है, एनिमल रेयरिंग रेयरिंग भी करी जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अब तुम्हें एक ध्यान रख लेना, अगर मैं बोल रहा हूँ ना एग्रीकल्चर, देखिए तो बात ठीक है, मैंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करी, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ना एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का मतलब भाई कल्टीवेशन से भी है और एनिमल को पालने से भी, एनिमल रेयरिंग से भी है। तो पूरा एग्रीकल्चर टर्म का मतलब यही होता है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करें तो खेती करने को कल्टीवेशन बेसिकली हम कहते हैं। तो समझ आ रहा है तुम्हें, मिक्स फार्मिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं, दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, वहाँ पर बेसिकली इस टाइप का एग्रीकल्चर करा जाता है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स की बात करूँ, आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो जाएगा, ठीक है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, एंड आपका पार्ट्स ऑफ यूरेशिया आपका हो जाएगा, एंड द टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। तो पहले को मैप में देख लेते हैं, देन हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे भाई क्या, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप देखते हैं भाई फटाफट, देखिए, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात करनी है, देखिए ये आपका यूरोप है ना, तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, तो ये वाला एरिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, तो ये वाला एरिया है, ठीक है, पूरा ध्यान रखना, ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए उसके बाद अपना क्या है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, देखिए तो ये आपका ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका तो आपका ये रहा, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, ये रही, ठीक है ना। तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की बात हो गई, तो ये वाला हिस्सा हो गया। एंड देन हम बात करें, देखिए ये हो गया अपना, एंड पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स, ठीक है भाई। तो सदर्न कॉन्टिनेंट के आपके जितने भी टेम्परेट लैटिट्यूड्स में जो कि आपके सदर्न कॉन्टिनेंट वाले कंट्रीज आते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और एक अपना यूरेशिया रह गया, तो इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये आपका यूरेशिया वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर जो है परफॉर्म ये करा जाता है, ध्यान रखना। बाकी यहाँ भी करा जाता है, यहाँ भी करा जाता है, ठीक है, और ये ध्यान रखना है, समझ आ गया। तो भाई ठीक है, बाकी हम बात करते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं इसे। तो इसकी तो हमने बात कर ली है, देखिए, और मिक्स्ड फार्म्स आर मॉडरेट इन साइज, ठीक है भाई। तो जो ये मिक्स फार्मिंग होती है ना, तो इनके जो फार्म्स होते हैं ना, वो मॉडरेट होते हैं, ना ज़्यादा छोटे होते हैं, ना ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ना ज़्यादा लार्ज होते हैं। जैसे हमने कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में देखा था, बहुत लार्ज होते हैं, प्लांटेशन में भी लार्ज होते हैं, लेकिन आपका जो मिक्स्ड फार्मिंग है ये मॉडरेट होते हैं साइज में, ठीक है, मीडियम होते हैं, ध्यान रखना। और द क्रॉप्स एसोसिएटेड विद द व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फोडर क्रॉप्स एंड रूट क्रॉप्स, ठीक है। फोडर क्रॉप्स होती है चारे की फसलें, ठीक है, जो जानवरों को चारा खिलाने के लिए काम आती है। तो क्रॉप जो जहाँ पर जो क्रॉप का कल्टीवेशन करा जाता है वो व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फोडर क्रॉप्स एंड रूट क्रॉप्स होते हैं, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। एंड फोडर क्रॉप्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, ध्यान रखना है। फोडर क्रॉप्स जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मिक्स्ड फार्मिंग का, बता चुका हूँ तुम्हें। और इक्वल एम्फेसाइज इज लेड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, समझ रहे हो ना। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है, इक्वल एम्फेसाइज करा जाता है कहूँ तो क्रॉप कल्टीवेशन पर भी और एनिमल हस्बेंड्री पर, यानी एनिमल को पालने पर भी। समझ आ रहा है तुम्हें, ध्यान रखना है। और एनिमल्स लाइक कैटल हो गया, शिप हो गया, पिग्स हो गए एंड पोल्ट्री हो गए, प्रोवाइड द मेन इनकम अलोंग विद क्रॉप्स, ठीक है भाई। क्रॉप के साथ जो है इनको पाला जाता है, हस्बेंड्री इनकी करी जाती है, तो इनकम का मेन सोर्स होते हैं, ध्यान रखना है ये, ठीक है। आगे चलें। और मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग, ठीक है भाई। तो क्या होता है, जो मिक्स फार्मिंग होता है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई ये हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी यहाँ पर बहुत खर्चा देखने को मिलता है, किस पर, फार्म मशीनरी पर एंड बिल्डिंग्स पर। समझ आ रहा है, मतलब कि इनके फार्म वगैरह को बनाने में बहुत पैसा लगता है, एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है, खर्चा आता है। समझ आ रहा है तुम्हें मिक्स फार्मिंग में। और देखिए, और एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर्स
एंड ऑल्सो बाय द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द फार्मर्स। तो यहाँ पर जो एक्सटेंसिव यूज करा जाता है ना, तो यहाँ पर पहले देखो ध्यान भाई, केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सटेंसिव यूज करा जाता है और ग्रीन मैन्योर्स का भी। और यहाँ पर जितना भी काम होता है ना वो स्किल और एक्सपर्टीज जिनके पास होती है फार्मिंग की, ऐसे ही फार्मर्स को यहाँ पर लिया जाता है, काम करवाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। ऐसे नो शिक्षा या अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड को नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना, काम करने के लिए। समझ आ गया, हम देख ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर डेयरी फार्मिंग की बात करूं तो आप सबको पता होगा भाई, जो थोड़े ग्रामीण इलाके में रहते हैं उनको पता होगा डेयरी फार्मिंग क्या होती है ना। तो डेयरी फार्मिंग हम बात करने वाले हैं। देखिए, तो डेयरी इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्क एनिमल, ठीक है ना भाई। तो मिल्क एनिमल्स वो होते हैं जो बेसिकली मिल्क देते हैं, ठीक है भाई, जो बेसिकली मिल्क देते हैं, ठीक है ना। तो वो होते हैं मिल्क एनिमल्स, ठीक है ना भाई। तो डेयरी इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग है, ठीक है भाई, जिसमें पशुओं को पाला जाता है, कौन से जो मिल्क एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं, और इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, कहने का मतलब है इसमें बहुत पैसा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव है ये भी। और आगे मैं बात करूं, और एनिमल शेड्स स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर फोडर, फोडर मतलब चारा, मैंने बता दिया है, ठीक है। एंड फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स एड टू द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ डेयरी फार्मिंग जो है कैपिटल इंटेंसिव है, इसका मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई एनिमल शेड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो फोडर को भाई स्टोरेज भी करके रखनी है, ठीक है, वो जो खाएंगे तभी तो दूध देंगे, वो ध्यान रखना, उनको फीड करने के लिए। एंड मिल्चिंग मशीन्स होती है, ठीक है, ताकि जिससे दूध निकलता है उन एनिमल्स में से। तो ये सब ना डेयरी फार्मिंग का कॉस्ट बढ़ा देते हैं, ध्यान रखना, इसलिए कॉस्टली है, ठीक है। और स्पेशल एम्फेसाइज इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जब बात आती है मिल्क एनिमल्स की ना, तो बेसिकली प्रॉफिट के लिए तो यही मेन है, तो पता है मिल्क एनिमल से प्रॉफिट हो रहा है, तो इन पर भाई ध्यान देना बहुत जरूरी बात है। तो इसलिए स्पेशल एम्फेसाइज करा जाता है किस पर, कैटल की ब्रीडिंग पर, हेल्थ केयर पर एंड उनके वेटरनरी सर्विस पर, ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब उनको उनका चेकअप कराया जाता रहता है टाइम टू टाइम, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, और इट इज हाईली लेबर इंटेंसिव एज इट इन्वॉल्व्स रिगरस केयर इन फीडिंग एंड मिल्चिंग, ठीक है भाई। तो ये लेबर इंटेंसिव है, ध्यान आपको रखना है, और इसमें बहुत ज़्यादा केयर करी जाती है, ध्यान रखना, किनकी, इन मिल्चिंग, बेसिकली मिल्चिंग एनिमल्स की, ठीक है। आगे देखिए, और इट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है भाई। तो अगर बोलो डेयरी फार्मिंग कहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती है, मेनली जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर, और इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, क्यों, क्योंकि ये अच्छे मार्केट होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं, अच्छे मार्केट होते हैं, यहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, वो खरीद भी देते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। और डिमांड भी ज़्यादा होती है यहाँ पर, विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है भाई। तो इसलिए अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स पर यहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है, क्योंकि नेबरहुड मार्केट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, और फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। समझ आ गया भाई, ध्यान रखना है। आगे बात करूं, देखिए, और द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन एंड पेस्चराइजेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस हैव इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, देखिए, तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट से, एंड रेफ्रिजरेशन से मतलब कि भाई किसी सामान को हम स्टोर कर रख सकते हैं तो ठंडी रहती है, ठीक है, खराब नहीं होती है। और पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन भाई वो होता है कि भाई किसी भी जो बेसिकली जो ऐसा खाद्य पदार्थ, ठीक है, जो खाने योग्य होते हैं, एडिबल होते हैं, मेनली मैं कहूँ तो दूध वगैरह से जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं, उनको भाई उनको हम थोड़ा गर्म कर देते हैं, ठीक है। पेस्चराइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें उस एडिबल प्रोडक्ट को क्या करा जाता है, गर्म कर दिया जाता है, जिससे जितने भी विषाक्त कहूँ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, पॉइजन, मैं कहूँ पॉइजन सब्सटेंस होते हैं जो कि उसको खराब कर रहे होते हैं उस खाने को, उसको क्या करते हैं भाई बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, किससे, पेस्चराइजेशन प्रोसेस से, ठीक है भाई। तो इसके डेवलपमेंट से एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पर जो एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना, डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली मैं कहूँ तो उनको प्रिजर्व करके रखने में जो डेवलपमेंट हुआ है, और इससे क्या हो गया, जो इंक्रीज हो गई है किसकी, ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, मतलब कि ज़्यादा देर तक हम स्टोर करके रख पाते हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि ये सब डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। आगे बात करूं, और देयर आर 3 मेन रीजन्स ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, बेसिकली मैं कहूं तो 3 क्या है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के रीजन्स है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। और जो लार्जेस्ट है, 3 रीजन है बेसिकली, तो लार्जेस्ट रीजन कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, एंड द सेकंड इज कनाडा, एंड द थर्ड बेल्ट इज इंक्लूड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया।
तो ये बेसिकली कहूँ तो 3 मेन रीजन है, ठीक है, जहाँ पर जो है भाई डेयरी फार्मिंग करी जाती है, ध्यान रखना इनको भाई। मैप में हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है भाई, कहाँ है देखते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, तो यूरोप आपका ये रहा, ठीक है भाई। तो आपका ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप आपका यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आपका ये फर्स्ट रीजन हो गया, और सेकंड आपको कौन सा है, एंड कनाडा है, ठीक है ना। तो कनाडा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको कनाडा आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है बेसिकली मैं कहूँ तो आपको डेयरी फार्मिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो था भाई अपना थर्ड बेल्ट इंक्लूड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये देखो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, समझ आ रहा है। और लास्ट आपका एक बच गया कौन सा, 2 मिनट बस, ठीक है। तो आपका न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया, तो न्यूजीलैंड आपका कहाँ है, देखिए। तो न्यूजीलैंड तो आपका ये रहा, ठीक है, यहाँ पर भी करी जाती है। एंड तस्मानिया क्या है, ये रहा, ठीक है। तस्मानिया बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर जो है ये डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है, समझ आ गया तुम्हें। तो हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी एग्रीकल्चर की, ठीक है। अब बोलो कि भाई मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो मेडिटेरियन सी है ना, उसके आसपास के जितने भी एरिया है, ठीक है, कंट्रीज है, वहाँ पर बेसिकली जो है मेडिटेरेनियन जो है एग्रीकल्चर परफॉर्म करी जाती है। तो देखिए भाई इसके बारे में बात करते हैं। तो टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, पहली बात तो कमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है, यानी बिजनेस के लिए करी जा रही है, और प्रैक्टिस्ड इन एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। बेसिकली मैं कहूँ तो यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका के पास ही बेसिकली आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर जो है करा जाता है, और कहाँ पर जो कि और सिमिलर क्लाइमेट्स में, कहने का मतलब है आपका मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन बेसिकली यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका का मैं कहूँ। और ऐसा जो मेडिटेरेनियन सी का जो क्लाइमेट है वही आपको और जगह देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी जो है आपको ये एग्रीकल्चर परफॉर्म करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस होती है। और जैसे कि बात करूँ सदर्न कैलिफोर्निया यूएसए है भाई, सेंट्रल चिली जो कि साउथ अमेरिका में है, साउथ वेस्टर्न साउथ अफ्रीका एंड आपका साउथ एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाता है ये एग्रीकल्चर। और दिस रीजन्स आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है ना भाई। तो बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स होते हैं बेसिकली ऐसे रीजन है जो कि जाने जाते हैं प्रोड्यूसिंग के लिए, ठीक है भाई, ध्यान रखना। आगे देखिए, अब मेडिटेरेनियन सी के जो की फीचर्स क्या हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के की फीचर्स क्या हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए पहला है आपका विटिकल्चर। विटिकल्चर मतलब होता है आपका भाई ग्रेप कल्टीवेशन, यानी कि भाई अंगूर की खेती करना, ठीक है। तो ग्रेप कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं, ध्यान आपको रखना है। तो देखिए, तो 2 मिनट, ठीक है भाई, देखिए द मेडिटेरेनियन रीजन इज फेमस फॉर ग्रोइंग हाई क्वालिटी ग्रेप्स, ठीक है भाई। जो आपका मेडिटेरेनियन यानी जो भूमध्य सागर वाला एरिया है ना, ये हाई क्वालिटी ग्रेप्स को ग्रो करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। और आगे बात करूं, और दीज ग्रेप्स आर यूज टू मेक सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वाइन्स, ठीक है। आपको पता है कि अंगूरों से ही क्या बनती है, अंगूरों से ही क्या बनती है भाई, आपकी वाइन्स बनती है ना। और तो ये जो ग्रेप्स है ना यूज करे जाते हैं मेक सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वाइन्स, ठीक है, बढ़िया वाइन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं ग्रेप्स, ध्यान रखना है आपको। और लोअर क्वालिटी ग्रेप्स आर ड्राइड टू मेक रेजिन्स एंड करेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब है भाई जो आपकी जो लो क्वालिटी ग्रेप्स है उससे बेसिकली किशमिश वगैरह बना ली जाती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सुखाकर उनको ड्राई करके, ठीक है। आगे बात करूं, अदर मेजर क्रॉप्स की बात करूं जो कि मेडिटेरियन किसी के जो इलाका है जो आसपास वाला जो एरिया वहाँ पर ये करी जाती है, तो उसकी हम बात कर लेंगे। जैसे कि ओलिव एंड फिक्स, ठीक है ना। तो ओलिव्स एंड फिक्स यहाँ पर बेसिकली जो प्रोड्यूस करी जाती है, तो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूस ऑफ द रीजन, ठीक है भाई, ग्रेप्स के अलावा। आगे बात करें एंड विंटर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स एंड विंटर फ्रूट्स को भी यहाँ पर जो है ग्रो करा जाता है ग्रेप्स के अलावा, ध्यान रखना है। और ये कब करा जाता है, जब डिमांड इनकी आती है, ठीक है। तो ग्रो ड्यूरिंग द ऑफ सीजन व्हेन डिमांड इज हाई इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जब नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब बेसिकली जो है यहाँ पर जो है ये विंटर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करा जाता है, ध्यान रखना, ऑफ सीजन में, ठीक है। अगला जो आपका भाई एग्रीकल्चर आता है वो है भाई मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भाई, तो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है भाई।
तो जो आपका गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर है बेसिकली मैं कहूँ तो यहाँ पर एक कल्टीवेशन करा जाता है हाई वैल्यू क्रॉप्स का, ठीक है भाई। और एक और चीज़ यहाँ पर ना बेसिकली फूल वगैरह जो होते हैं उनकी भी बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्शन करी जाती है, ध्यान रखना, सच एज वेजिटेबल्स, ठीक है। बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप जैसे कि आपका वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है एंड फ्लावर्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या है, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है भाई। तो इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर गार्डनिंग भी करी जाती है एंड आप कल्टीवेशन भी देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखना यहाँ पर वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स सोलली फॉर द अर्बन मार्केट्स, ठीक है ना। बेसिकली अर्बन मार्केट्स के लिए सब यहाँ पर करा जाता है, क्योंकि अर्बन मार्केट जो है काफ़ी वहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं उनकी परचेजिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, जो कि यहाँ से खरीद भी लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलें। एंड फार्म्स आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड वेयर देयर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स विद अर्बन सेंटर वेयर हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर इज लोकेटेड, ठीक है ना भाई। तो फार्म्स पता है कहाँ पे लगाए जाते हैं, फार्म्स स्मॉल होते हैं और वहाँ पर लोकेटेड रहते हैं जहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा होता है, जो कि भाई अर्बन सेंटर से लिंक्ड हो, ठीक है ना, जहाँ पर हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स रहते हो, ठीक है, ध्यान रखना है। तो वहाँ पर बेसिकली फार्म लगाए जाते हैं और इट इज़ बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। यहाँ पर लेबर भी ज़्यादा चाहिए और कैपिटल भी ज़्यादा हमें यहाँ पर चाहिए, ध्यान रखना, मतलब पैसा भी ज़्यादा लगता है और यहाँ पर लेबर की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, समझ आ रहा है। आगे देखिए। और दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल आपका जो डिस्ट्रिक्ट्स है ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड आपका नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेडिटेरेनियन रीजन्स। तो इस वाले रीजन्स में जो है ना, जो कि ये एग्रीकल्चर है ना वेल डेवलप्ड है, ध्यान रखना, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन एरियाज के, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला एग्रीकल्चर, ध्यान रखना। और द नीदरलैंड्स स्पेशलाइज इन ग्रोइंग फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स स्पेशली ट्यूलिप्स, ठीक है ना भाई। तो जो नीदरलैंड है ना भाई स्पेशलाइज रखता है, स्पेशलाइजेशन रखता है फ्लावर्स को ग्रो करने में, बेसिकली मैं कहूँ तो ट्यूलिप्स को, ठीक है, किसको, ट्यूलिप्स को, ध्यान रखना। विच आर फ्लोन टू ऑल मेजर सिटीज ऑफ यूरोप, जो कि हर मेजर सिटी जो है यूरोप की वहाँ पर भेजा जाता है, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। और द रीजन वेयर फार्म्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली द फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग, ठीक है भाई। तो ऐसे रीजन देखो यहाँ पर फ्लावर की गार्डनिंग वगैरह भी करी जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर उगाया भी जा रहा है, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह को। तो जो रीजन है भाई जहाँ पर स्पेशलाइज है वेजिटेबल्स के लिए, तो उसको हम ट्रक कृषि भी कहते हैं, ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जहाँ पर इनको माल पहुँचाना होता है ना, तो उसके बीच में जो ट्रक है ना वो एक दिन में दूरी तय कर लेता है, डिस्टेंस कवर कर लेता है, वो ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। The distance of truck farms from the market is governed by the distance that a truck can cover overnight, ठीक है, एक रात में पूरा कर लेता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। Hence the name truck farming पड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना, hence the name is truck farming, ठीक है। और in addition to make gardening a modern development in the industrial regions of वेस्टर्न यूरोप नॉर्थ अमेरिका इज अ फैक्ट्री फार्मिंग, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब है कि भाई जो मार्केट गार्डनिंग है एक मॉडर्न डेवलपमेंट हमें इसमें देखने को मिलता है, किसमें, इंडस्ट्रियल रीजन्स में। तो जिससे क्या जो वेस्टर्न यूरोप है नॉर्थ अमेरिका है तो इसको यहाँ पे फैक्ट्री फार्मिंग भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और लाइव स्टॉक पर्टिकुलरली पोल्ट्री एंड कैटल रेयरिंग यहाँ पर करी जाती है। तो यहाँ पर जाके जो अपना इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वहाँ पर फैक्ट्री फार्मिंग भी करी जाती है, जहाँ पर जो है जितने भी पोल्ट्री यानी जो और कैटल है, ठीक है, इनको पाला भी जाता है, समझ रहे हो तुम। तो तुमको ध्यान रखना है किसमें, हॉर्टिकल्चरल मार्केट गार्डनिंग वाली एग्रीकल्चर टाइप्स में। नेक्स्ट अपना कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्या, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो इमेज में आपको क्या दिख रहा है भाई, ये बंदा और ये बंदा, ठीक है, हाथ इन दोनों में मिलाया, इसने नहीं मिलाया। कहने का मतलब है भाई यहाँ पर एक कोऑपरेटिव फार्मिंग वो होती है जो कि ये आपस में क्या कर लेते हैं भाई, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, फार्मिंग के अंदर, इसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। देखिए तो कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात कर रहे हैं ना, तो फार्मर्स फॉर्म अ ग्रुप कोल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फार्मर्स क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, और एक दूसरे की मदद करते हैं रिसोर्स वगैरह को देने में, लेने में, ध्यान रखना। दे वॉलेंट्री शेयर रिसोर्स लाइक लैंड मनी एंड टूल्स, जिसको जरूरत होती है, ठीक है ना भाई। तो ये अपनी इच्छा से, वॉलेंटरली के मतलब क्या है, अपनी इच्छा से ये करते हैं, रिसोर्स को शेयर करते हैं फॉर बेटर फार्मिंग, समझ आ रहा है। एंड आगे बात करूं, ईच फार्मर कीप्स देयर ओन लैंड बट दे वर्क टुगेदर, ठीक है, हर फार्मर अपना खुद का लैंड भी रखता है अपने काम के लिए, लेकिन वो एक साथ काम करते हैं, समझ आ रहा है भाई। आगे चलते हैं, ठीक है। और इजियर एक्सेस टू फार्मिंग सप्लाईज, ठीक है ना, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड
इक्विपमेंट। तो भाई जितने भी फार्मिंग करने के लिए भाई इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होते हैं, उसका एक्सेस बहुत ईजियर हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि भाई ग्रुप बना रखा है, जिसको जो रिसोर्स की जरूरत होती है वो एक दूसरे से ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, बेटर सेलिंग प्राइजेस फॉर द देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, मतलब कि जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं ना, ये जो क्रॉप इन्होंने फार्मिंग में कहूँ तो फार्मिंग करके उगाई है, तो उसका प्राइस भी आपस में डिसाइड करते हैं बड़े और फिर उसको बेचते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बेटर सेलिंग प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ये भी डिसाइड कर लेते हैं आपस में मिलकर। और लोअर कॉस्ट फॉर प्रोसेसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, और कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को उगा रहे हैं, प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग उसकी कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम आए। ठीक है ना, लोअर कॉस्ट फॉर प्रोसेसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने, लेकिन लोअर कॉस्ट में कैसे, तो ये सब ये आपस में मिलकर मदद करते हैं, देखते हैं। और ये जो स्टार्ट हुआ था 100 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। और वेरी सक्सेसफुल इन कंट्रीज लाइक डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड स्वीडन एंड इटली। तो जो आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग है ना, इन कंट्रीज में ज़्यादा सक्सेसफुल आपको देखने को मिलता है। 100 साल पहले स्टार्ट हुआ था और इन कंट्रीज में काफ़ी सक्सेसफुल है कोऑपरेटिव फार्मिंग, ध्यान रखना। और इन डेनमार्क ऑलमोस्ट एवरी फार्मर इज पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो डेनमार्क के अंदर हर फार्मर क्या है, बेसिकली पार्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग का। और ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो यहाँ पर, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। उसके बाद है कलेक्टिव फार्मिंग। क्या है अपनी कलेक्टिव फार्मिंग, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कलेक्टिव फार्मिंग क्या है, देखिए भाई, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। ठीक है भाई, क्या मतलब हो गया इसका, कि जो भाई जो आपको बता रहा हूँ मैं कलेक्टिव फार्मिंग में, इसका मतलब क्या है कि भाई जो ओनरशिप है, ठीक है, सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको किसी एक बंदे का वो एक बंदा उसका ओनर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसके ओनर है। ठीक है ना, तो सोशल ओनरशिप होती है बेसिकली, मैं कहूँ तो कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर, तो सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एंड कलेक्टिव लेबर होते हैं, जो लेबर है वो भी कलेक्टिव होती है, मतलब सारी एक साथ काम कर रहे होते हैं। और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी सबकी ओनरशिप होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग स्टार्टेड इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। ठीक है, और वहां पर इस वाली फार्मिंग को क्या कहा जाता था, कोल खोज कहा जाता था, ध्यान रखना है। जो कलेक्टिव फार्मिंग है इसको सोवियत यूनियन में मैं कहूँ तो कोल खोज कहा जाता था। सोवियत यूनियन अब है नहीं, उसको अब ये रशिया बन चुका है। मैं कहूँ तो सोवियत यूनियन में कितनी कंट्रीज थे भाई, पढ़ते हो ना पोल साइंस में, कमेंट में बताना। ठीक है मुझे, और तो सोवियत यूनियन मैं कहूँ तो अब रशिया हो चुका है। ठीक है ना, तो 1991 में ये डिसइंटीग्रेशन इसका हो गया था। तो सोवियत यूनियन को भाई कोल खोज कहा जाता है, सॉरी कोल खोज कहा जाता है भाई। कोल खोज जो सोवियत यूनियन में कहा जाता था कलेक्टिव फार्मिंग को। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये सोवियत यूनियन में स्टार्ट हुई थी, ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे चले और आगे बात करूं, इट वॉज इंट्रोड्यूस टू मेक फार्मिंग मोर एफिशिएंट एंड इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन। और जो ये कलेक्टिव फार्मिंग है बेसिकली इंट्रोड्यूस करी गई ताकि जो फार्मिंग है ना वो क्या है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए और सबका उसमें ओनरशिप हो। ठीक है ना, ध्यान रखना, किसी एक तक सीमित हो, इसलिए कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट करी गई थी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और फार्मर शेयर देयर लैंड, एनिमल्स एंड लेबर टू वर्क एज अ ग्रुप। लगभग आपको लगेगा यार बिल्कुल कोऑपरेटिव जैसा है, हाँ लगभग है ही। ठीक है, ध्यान रखना। तो फार्मर शेयर देयर लैंड, एनिमल्स एंड लेबर टू वर्क एज अ ग्रुप। तो कलेक्टिव लेबर होता है भाई, सब अपने जो लैंड एनिमल्स वगैरह वो लेबर जो शेयर करते हैं, काम आपस में करते हैं। ठीक है, और दे कैन स्टिल कीप अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू ग्रो फूड। ठीक है, तो ये अपने पास भी कुछ हिस्सा जमीन का रख सकते हैं खुद के लिए उगाने के लिए। ठीक है ना, फॉर देयर पर्सनल नीड्स, समझ रहे हो, रख सकते हैं भाई, ध्यान रखना है, कलेक्टिव फार्मिंग का पार्ट है ये। और द मेन एम वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना और सेल्फ सफिशिएंट बनना। ठीक है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। अब जो अपना लास्ट टॉपिक आता है ना भाई इस चैप्टर का, वो है माइनिंग। ठीक है, तालियां बजा लो अपने लिए अगर यहाँ तक तुम बैठे हुए हो तो। ठीक है, अगर एक वन शॉट में कवर कर रहे हो तो माइनिंग की बात करेंगे। माइनिंग मतलब खुदाई होता है जमीन की। ठीक है, तो बेसिकली माइनिंग करा किस लिए जाता है, मिनरल्स वगैरह के लिए करा जाता है, ध्यान रखना। तो मिनरल्स प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है ना भाई, मिनरल्स मैं बात करूँ तो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, कंट्री का डेवलपमेंट ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखना। तो मिनरल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मार्क्ड बाय डिफरेंट एजेस। ठीक है ना, अब जो है भाई जो मैं कहूँ माइनिंग का
तो अलग अलग एज होती है इनकी, जैसे कि कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, ठीक है, आयरन एज, ठीक है भाई। जैसे कॉपर एज जो है भाई, यूज ऑफ कॉपर फॉर टूल्स एंड वेपन्स। तो अलग अलग एज जो कि मिनरल्स का यूज कर जाता, ठीक है ना, और की रोल होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, कंट्री के डेवलपमेंट में। तो इन मिनरल्स के अलग अलग एज है, जैसे कि भाई कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। कॉपर एज वो होती है भाई जहाँ पर कॉपर का यूज करा जाता था टूल्स और वेपन्स को बनाने के लिए। ब्रॉन्ज एज वो है जहाँ पर भाई मिक्सिंग कॉपर विद टीन टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज एज वो है भाई जहाँ पर कॉपर को मिक्स करा जाता था टीन के साथ ताकि और स्ट्रॉन्गर टूल्स बने। उसके बाद आयरन एज स्टार्ट हुआ, यूजिंग आयरन फॉर ड्यूरेबल टूल्स एंड वेपन्स, ठीक है। तो आयरन के फिर टूल्स वगैरह बनने लग गए, वेपन्स वगैरह बनने लग गए ताकि ड्यूरेबल रहे। समझ रहे हो? चले काफ़ी, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। उसके बाद इन एंशियंट टाइम्स मिनरल्स वर मेनली यूज टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स। पीछे बताया मैंने। तो भाई जो आपके मिनरल्स वगैरह हैं वो बेसिकली यूज़ करे जाते थे टूल्स, यूटेंसिल्स एंड मतलब बर्तन वगैरह बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए यूज़ करे जाते थे। एंड माइनिंग बिकम अ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो माइनिंग एक बहुत सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री बन चुकी थी, क्योंकि पता है आपको मिनरल्स जो है भाई इंडस्ट्री वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो कि भाई एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो जहाँ पे इनको भाई मिनरल्स देखने को मिलते थे, क्या करते थे ये, वहाँ पे जाके माइनिंग कर देते थे, ठीक है भाई। और माइनिंग से भाई बहुत इंपैक्ट पड़ता है आसपास के लोगों को, तुम्हें पता होना चाहिए, जिससे वहाँ को डिस्प्लेस वगैरह भी होना पड़ता है, कई बार जंगलों को काटना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ कितने भी आदिवासी होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी होती है, उनको भी वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि इसका कई बार प्रोटेस्ट भी करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और अगर भाई जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर भाई माइनिंग को लेकर या कहीं फॉरेस्ट वगैरह को काटने को लेकर अगर कहीं भी ऐसा मूवमेंट अभी चल रहा है अपने इंडिया के अंदर, ठीक है ना, तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ऐसे चल रहा है तुम्हें बताना, ठीक है, कहाँ पर चल रहा है। और एंड इट्स इंपॉर्टेंस कीप्स ग्रोइंग, ठीक है भाई। ध्यान रखना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ये बेसिकली बहुत सिग्निफिकेंट बन गया था, एंड जो है ये अभी इसकी इंपॉर्टेंस है वो ग्रो करते जा रही है। और डेवलप्ड नेशन में बेसिकली जो है माइनिंग वगैरह इतनी नहीं करी जा रही है, लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पर माइनिंग करी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लेबर, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि डेवलपिंग नेशन के पास लेबर काफ़ी होती है, चीप लेबर होती है, लेकिन डेवलप नेशन में जो है लेबर काफ़ी पैसा मांगते हैं, तो वहाँ पर इसको नहीं परफॉर्म करा जाता है माइनिंग को, ध्यान रखना। तो फीचर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि भाई माइनिंग एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। पहला है देखो, माइनिंग सक्सेस डिपेंड्स ऑन बोथ फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। माइनिंग सक्सेस है ना भाई वो डिपेंड करती है फिजिकल फैक्टर्स पे भी और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी। ध्यान रखना फिजिकल फैक्टर मतलब भाई कहाँ पर है, इकोनॉमिक फैक्टर की भाई वो मिनरल्स की कीमत कितनी है, मिनरल की डिमांड है कितनी, तो उस हिसाब से जो है भाई माइनिंग एक्टिविटी डिपेंड करती है, ध्यान रखना। तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स की, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर में हम देखते हैं भाई साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ ऑक्यूरेंस। देखिए भाई साइज की बात करूं, हाउ लार्ज द मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है भाई। फिजिकल फैक्टर का मतलब ये देखते हैं कि जो मिनरल डिपॉजिट है वो कितना बड़ा है, कितना लार्ज है, ठीक है। ग्रेड की बात करूं, द क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ मिनरल, जो मिनरल हमें निकालना है, माइनिंग करनी है भाई, उसकी क्वालिटी क्या है, प्योरिटी क्या है उसकी। उसके बाद मोड ऑफ ऑक्यूरेंस, इसका मतलब ये होता है भाई हाउ द मिनरल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ, मतलब कि अर्थ में उसकी ऑक्यूरेंस कैसी है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, ठीक है भाई। तो ये फिजिकल फैक्टर्स में देखा जाता है। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। इकोनॉमिक फैक्टर में देखा जाता है डिमांड, पहला कि भाई उस मिनरल की डिमांड कितनी, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी भाई उतना ही पैसा मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इसलिए फिर माइनिंग वगैरह करी भी जाती है, कई बार गवर्नमेंट भी इसमें इंडल्ज हो जाती है, क्योंकि भाई वो जो इंडस्ट्री होती है वो खूब पैसा वो दे रही होती है सरकार को, ध्यान रखना, ठीक है। तो डिमांड में क्या बताओगे, हाउ मच पीपल नीड द मिनरल, उस इंडस्ट्री को कितनी नीड है या लोगों को कितनी नीड है उसकी, तो गवर्नमेंट वहाँ पे माइनिंग भी करा सकती है, ठीक है, अगर उससे लोगों का भला हो रहा है तो। उसके बाद टेक्नोलॉजी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, ठीक है भाई, जो तुम्हें खुदाई करने वहाँ से तुम्हें जो मिनरल निकालना है उसके लिए टेक्नोलॉजी होनी भी चाहिए, तो ये भी भाई इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है। उसके बाद कैपिटल, माइनिंग करोगे भाई खर्चा भी आता है, तो कैपिटल भी इकोनॉमिक फैक्टर में आता है, जो कि कहूँ तो मैं इफेक्ट डालता है, ठीक है, किस पर, माइनिंग एक्टिविटी पर। तो मनी नीडेड टू सेटअप माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद है कॉस्ट, तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन, भाई कॉस्ट आती है किससे, लेबर से रिलेटेड है भाई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो है यहाँ पर कॉस्ट आती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। अब मेथड्स होते हैं माइनिंग के, ठीक है, 2 मेथड होते हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ध्यान रखना। तो टाइप्स ऑफ माइनिंग की बात करूँ तो माइनिंग कैन बी डन इन 2 वेज डिपेंड ऑन वेयर द मिनरल्स आर लोकेटेड, मतलब कि उनका साइज कहाँ है, ठीक है, अर्थ में वो कैसे
उनकी ऑक्यूरेंस है। तो इसी के बेसिस पर हम क्या है ना, दो तरीके से क्या कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। वो कितने गहराई में है, कहाँ पर है, बेसिकली मैं कहूँ तो एक होता है अपना सरफेस माइनिंग, एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, सरफेस माइनिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं एंड अंडरग्राउंड माइनिंग को हम शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो सरफेस माइनिंग क्या होता है, जो आपके सरफेस पर मिनरल वगैरह होते हैं तो वहां से निकल जाते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग तब करी जाती है जब आपके मिनरल बहुत नीचे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है। तो पहले मैं बात करूंगा किसकी भाई, सरफेस माइनिंग की या ओपन कास्ट माइनिंग जिसको आप कह सकते हो। तो यूज्ड व्हेन मिनरल्स आर नियर द सरफेस। ठीक है भाई, तो आपका जो सरफेस माइनिंग है वो कब करा जाता है, जब मिनरल्स है वो सरफेस के बहुत नियर होते हैं, ज़्यादा खुदाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हल्की खुदाई के साथ माइनिंग के साथ मिल जाते हैं। तो सरफेस माइनिंग का यूज़ करा जाता है और ये नुकसान भी ज़्यादा नहीं होते हैं भाई, जो माइनिंग कर रहे होते हैं ना उसमें नुकसान भी ज़्यादा नहीं होता, चोट लगने का डर भी बहुत कम रहता है सरफेस माइनिंग के अंदर। देखिए भाई, एडवांटेज की बात करूँ, ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट मेथड होता है भाई अंडरग्राउंड के मुकाबले, एंड लो ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है भाई, यानी कि लेस सेफ्टी इक्विपमेंट नीडेड। लो ओवरहेड कॉस्ट का मतलब है ज़्यादा सेफ्टी वगैरह ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ध्यान रखना, क्योंकि बेसिकली होता है सिक्योर होता है बहुत ये। एंड फास्ट एंड हाई प्रोडक्शन रेट। ठीक है भाई, फास्ट एंड हाई प्रोडक्शन रेट होता है उस मिनरल के लिए, जल्दी मिल जाता है ना, इसलिए ध्यान रखना है। प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस क्या होता है भाई, देखो, रिमूविंग द टॉप लेयर टू एक्सेस मिनरल। ठीक है भाई, सरफेस के पास से ज़्यादा गहराई में है नहीं, तो हम क्या करते हैं भाई, जो टॉप लेयर होती है ना सरफेस की, तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, रिमूविंग द टॉप लेयर टू एक्सेस मिनरल्स। तो जो सोइल है ऊपर जहाँ पे माइनिंग करे उसकी टॉप लेयर हटा दो तो हमें एक्सेस हो जाता है मिनरल्स का। तो ये प्रोसेस होता है। और देखिए, तो ये आपकी ओपन कास्ट माइनिंग है। ठीक है, आप कह लो या तो सरफेस माइनिंग है आपकी। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ पर इसने क्या करा, एक लेयर हटा दी, एक लेयर यहाँ पर इसने, यहाँ माइनिंग करने के लिए यहाँ पर एक लेयर हटा दी बस, किसकी, ऊपर सोइल की। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, मिनरल्स मिल गए। तो ये क्या है आपका ओपन कास्ट है, ध्यान रखा, इसको स्ट्रिप माइनिंग भी कहते हैं। ये आपकी शाफ्ट माइनिंग, आगे बताऊंगा इसके बारे में, जिसको हम अंडरग्राउंड माइनिंग भी कहते हैं। यहाँ पर क्या बहुत कॉस्ट भी आता है, सुरक्षा का खतरा भी रहता है भाई, ध्यान रखना, सिक्योरिटी का। तो यहाँ पर भाई हर चीज, इक्विपमेंट में खर्चा, हर चीज में खर्चा बहुत आता है जब मिनरल्स बहुत गहराई पे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लिफ्ट वगैरह का यूज करके, देखो ये जो है लिफ्ट वगैरह का यूज करके यहाँ पर नीचे जाया जाता है। ठीक है, देखिए अंडरग्राउंड माइनिंग की बात करूं तो यूज्ड व्हेन मिनरल्स आर लोकेटेड डीप अंडरग्राउंड। ठीक है भाई, तो मिनरल्स का यूज बेसिकली अंडरग्राउंड माइनिंग का यूज जब करा जाता है जब ये बहुत गहराई पे लोकेटेड हो मिनरल्स। ठीक है, प्रोसेस की बात करूं तो डिगिंग वर्टिकल शाफ्ट। ठीक है ना, तो इसमें वर्टिकल दिखाया मैंने पीछे, तो उसमें क्या है, वर्टिकल शाफ्ट्स। ठीक है, वर्टिकल मतलब कि खुदाई करी जाती है, ध्यान रखना, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया, ऐसा। तो ध्यान रखना, ये आपका जो है वर्टिकली शाफ्ट करा जाता है, यहाँ पर खुदाई करी जाती है, एंड डाउन टू द मिनरल्स एंड क्रिएटिंग अंडरग्राउंड टनल्स। तो अंडरग्राउंड टनल्स यहाँ पे क्रिएट करी जाती है टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स। उसके बाद लिफ्ट्स का यूज करा जाता है, ड्रिल्स का यूज भी करा जाता है ड्रिल करने के लिए, एंड होलेज व्हीकल्स टू मूव मिनरल्स टू द सरफेस। ठीक है, होलेज व्हीकल भी चाहिए होते ताकि जो मिनरल्स वहां पर है उसको मूव भी करा सके, ऊपर भी ला सके। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका प्रोसेस होता है अंडरग्राउंड जब हम माइनिंग की बात करते हैं। चैलेंजेस की बात करूँ, कौन कौन से चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, पहले कह रहा हूँ भाई इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन, तो जरूर तुम इसे ध्यान से सुनना। चैलेंजेस की बात करूँ, रिस्की एंड एक्सपेंसिव है। ठीक है भाई, मैंने पहले बता चुका था इसके बारे में। एंड सेफ्टी कंसर्न्स लाइक पॉइजनस। ठीक है भाई, गैसेज एंड फायर्स, फ्लडिंग एंड केव इंस। कहने का मतलब है भाई, तो यहाँ पर ना बहुत सेफ्टी कंसर्न आपको रखने पड़ेंगे अगर आप जो कहूँ अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई पॉइजन्स की वजह से, मतलब कोई ऐसे नीचे आप जा रहे हो तो पॉइजन्स की वगैरह से आप मर भी सकते हो। ठीक है, आपको दिक्कत हो सकती है, गैसेस वगैरह बहुत सारी होती है उस नीचे, तो आपको नुकसान दे सकती है, आग वगैरह लग सकती है, फ्लडिंग वगैरह भी हो सकती है, ध्यान रखना। एंड केविन्स, मतलब कि भाई गुफा के अंदर आप बंद भी हो सकते हो। ठीक है ना, ज़्यादा गिर भी गए से नीचे पता चल रहा है, आप ध्यान रखना। और रिक्वायर्स एडवांस्ड वेंटिलेशन सिस्टम। ठीक है, इसके लिए एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये चैलेंजेस होते हैं, ध्यान आपको रखना है। और बता चुका हूँ भाई, ओपन कास्ट माइनिंग होती है और ये आपका शाफ्ट माइनिंग होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसे जो है लिफ्ट वगैरह का यूज़ करके, होलेज व्हीकल्स का यूज़ करके यहाँ से जो मिनरल्स है उसको निकाला जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, समझ आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है भाई, किसकी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की। मैंने बताया तो मैं भाई कि डेवलप्ड नेशन तो भाई बहुत रेयरली करते हैं माइनिंग एक्टिविटी, डेवलपिंग नेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। क्या कि डेवलप्ड कंट्रीज आर मूविंग अवे फ्रॉम माइनिंग बिकॉज ऑफ हाई लेबर कॉस्ट। जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है वो भाई उससे दूर रहती है, मूविंग अवे,
फ्रॉम माइनिंग बिकॉज ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है भाई। तो डेवलप्ड नेशन में लेबर कॉस्ट बहुत आ जाती है, लेकिन डेवलप में तो क्या, डेवलपिंग नेशन जैसे चीन हो गया, इंडिया हो गया, तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत है, चीप लेबर मिल जाती है ना, इसलिए तो यहाँ पर डेवलप कंट्रीज इसलिए नहीं कराती हैं, और लेकिन डेवलपिंग नेशन इसलिए कराते हैं, ठीक है भाई। और डेवलपिंग कंट्रीज विद लोअर लेबर कॉस्ट आर टेकिंग अप मोर माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसलिए आपको चीन वगैरह हो गया, चाइना हो गया, मतलब कि इंडिया में आपको बहुत माइनिंग एक्टिविटी करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। कंट्रीज इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया हैवीली डिपेंडेंट ऑन माइनिंग और फॉर इनकम, ठीक है भाई। तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया जो हैवीली डिपेंडेंट है भाई किस पर, माइनिंग के लिए, माइनिंग पर फॉर इनकम, ध्यान रखना। एंड विद सम अर्निंग मोर देन 50% ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि उनको जो 50% से ज़्यादा जो इनकम हो रही है वो इन मिनरल से ही हो रही होती है, डिपेंड रहते हैं इसलिए। तो यहाँ पर भाई आपको जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और भर भर के कमेंट करा करो, ठीक है भाई, कि वीडियो तुम्हें कैसी लगी, बिना कमेंट करे मत जाया करो, ठीक है, हर कमेंट मैं तुम्हारे पढ़ता हूँ। तो ध्यान रखना भाई, मिलेंगे अब अगले चैप्टर के साथ, सेकेंडरी एक्टिविटीज या फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर, ठीक है ना, सेकंड बुक का पहला चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो ध्यान रखना। तो चैप्टर फिनिश हो गया भाई, खुश हो जाओ, नाचो एकदम बढ़िया, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आपको आई है तो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।